जी जी बिल्कुल आ रहा है। सही है, तो आपने स्टार्टिंग कर दी है रिकॉर्डिंग। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग रोकते हैं, जब आप इसमें नैब ऑर्डिनेंस, ये जो आपको स्क्रीन सामने नज़र आ रही है, ये नैब की वेबसाइट से लेटेस्ट उठाया हुआ है, एज मॉडिफाइड एज ऑन 26 मार्च 2010। तो कोशिश करें सब लोग, अगर अभी देखना चाहते हैं तो ये सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो बाद में भी अगर पढ़ें तो इसके पुराने वर्जन ना पढ़ें क्योंकि वो अपडेटेड नहीं होता, अमेंडेड नहीं होता। इसको देखें। अब इसके अंदर आपसे क्या वो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपको इसका ओवरव्यू होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए कि आपको इस ऑर्डिनेंस के बारे में पता है कि क्या लॉ है, किस तरह। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, इसको देखें। ऑर्डिनेंस और एक्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। एक ऑर्डिनेंस होता है और एक एक्ट होता है। एक्ट वो होता है जो कि पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट, जो दोनों मिलके दोनों से अप्रूव होके वो बनता है, वो होता है एक्ट। एक्ट के लिए पूरा एक प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। पहले बिल वहाँ पे, अच्छा, वहाँ पे बिल पेश होता है, बिल पास होता है, फिर बिल के बाद एक्ट बनता है। उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो कि जो लेजिस्लेटर होता है वो उस बिल को वहाँ पे प्रपोज करता है और उसके ऊपर बहस होती है और उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगता है, तो वो बिल फिर आगे एक्ट बन जाता है। दूसरी तरफ एक ऑर्डिनेंस है, ये लेजिस्लेशन का दूसरा तरीका है। कभी कभी ये होता है कि सेशन के लिए टाइम नहीं होता, या गवर्नमेंट इतनी बिजी होती है, इतना लंबा प्रोसेस है एक्ट बनाने का, उसके अंदर कौन जाए, और एक लॉ की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है एक कंट्री के अंदर, तो वो ऑर्डिनेंस को थ्रू दी प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑर्डिनेंस को पेश करते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है बस वो उसको पेश कर देता है, और वो एक शॉर्ट ऑर्डर होता है जो कि पूरे जिस जगह पे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है वहाँ के लिए वो कर लेते हैं। अब गौर से समझने की चीज़ ये है कि स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं। 3 ऑर्गन ऐसे होते हैं कि एक लेजिस्लेशन, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक जुडिशरी। स्टेट इसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। जैसा कि जुडिशरी का काम है कि लॉ के मुताबिक फैसले करना, और लॉ बनाता कौन है? वो लेजिस्लेटर बनाता है। अब लेजिस्लेटर बनाता है और जुडिशरी उसके मुताबिक फैसले करती है, और जो फैसले करती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना एग्जीक्यूटिव का काम है। जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एग्जीक्यूटिव का। और लेजिस्लेशन और इन चीज़ों का सबका ऊपर हेड कौन होता है? ये प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो आपकी जुडिशरी होती है, इसका हेड कौन होता है? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। इन 3 चीज़ों के ऊपर ये कॉन्सिस्ट कर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोर्सेस, ये पुलिस, ये सब ये किसके अंडर आती हैं? ये आती हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है। गवर्नमेंट जितने भी काम करती है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आती है। लेकिन जो आपके 2 ऐवान हैं, एक सेनेट है और एक नेशनल असम्बली है, ये दोनों क्या हैं? ये लेजिस्लेटिव बॉडी है। और तीसरा जुडिशरी है। जुडिशरी, ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंट तौर पे अपने अपने काम करती हैं। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसे भी पता होगा, ये सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है, उसके तहत ये तीनों ऑर्गन स्टेट मिलकर स्टेट बनाते हैं और तीनों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब होता क्या है कि ऑर्डिनेंस जब पास करता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो तो लेजिस्लेटर नहीं है, लेकिन वो लेजिस्लेशन की कुछ पावर्स को यूज करता है जो कि उसको अंडर द आर्टिकल 89 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसके तहत उसे दी गई है। कई बार इन चीज़ों का सही इस्तेमाल भी होता है और ज़्यादातर इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में अब तक 1774 यानी 1774 ऑर्डिनेंस पास हो चुके हैं। 1947 से लेके अब तक 1774 ऑर्डिनेंस पास हो चुके हैं जो कि प्रेसिडेंट करता है।
और इंडिया के अंदर यही तादाद 553 है। यानी यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी कितनी नाअहल है। मतलब हमारा जो एग्जीक्यूटिव वाला है वो काम कर रहा है, जो कि लेजिस्लेटर का काम है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ऑर्डिनेंस पास होते हैं वो होते हैं मार्शल लॉ के दौर में। मार्शल इनमें से 680 ऑर्डिनेंस मार्शल लॉ दौर में पास हुए। 680 ऑर्डिनेंस मार्शल लॉ दौर में पास हुए। अच्छा, ऑर्डिनेंस पास होता है तो ऑर्डिनेंस के ऊपर क्या कर लेते हैं वो ऑर्डिनेंस 120 डेज के लिए आता था। ये जो कि लॉ इसको अलाउ करता है कि 4 मंथ्स के लिए आता है। लेकिन ये जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आते थे हमारे ऊपर, इन्होंने क्या किया, जैसा कि मुशर्रफ साहब आए, इन्होंने अमेंडमेंट की थी, आई थिंक 14th अमेंडमेंट। उन्होंने इसको प्रोटेक्शन हासिल की। उन्होंने कहा कि जितने ऑर्डिनेंस मेरे दौर में बनाए गए हैं इनको प्रोटेक्शन दी जाए, और प्रोटेक्शन इस लिहाज से दी जाए ताकि इसको परमानेंट तौर पे लॉ बनाया जाए। वैसे ऑर्डिनेंस परमानेंट तौर पे लॉ नहीं होता। 120 डेज के बाद अगर उसको एक्सटेंड ना किया जाए, अगर या उसको असेंबली में पेश ना किया जाए, अगर तो एक तो ये हल है कि उसको असेंबली में पेश किया गया, नेशनल असेंबली में पेश करे, वो सेनेट में भेजे कि दोनों की अप्रूवल से वो एक्ट बन जाएगा। जैसा कि अभी पीछे हमने बनाया कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को, हमने 2017 का एक्ट बना दिया इतने सालों बाद। लेकिन तब तक वो क्या चल रहा था, वो जो अमेंडमेंट्स हुई थी प्रोटेक्शन वाली, उसके लिहाज से वो ऑर्डिनेंस वो एक परमानेंट वो बन गया, परमानेंट बन गया। ऐसे ही ये 1999 का है, तो हमारी जो अमेंडमेंट आई थी 14th अमेंडमेंट, उसके अंदर प्रोटेक्शन मिलके ये एक परमानेंट अभी तक लॉ इसको प्रोटेक्शन हासिल है। ये मुशर्रफ साहब ने किया। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये चीज सारी चेंज हो गई। वो ये चेंज होगी कि अब पाबंदी लगा दी गई है, अगर कोई प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस पेश करता है तो वो 120 डेज के लिए होगा, और उसको मैक्सिमम एक्सटेंशन सिर्फ ट्वाइस हो सकती है। वो 2 बार उसको मजीद एक्सटेंशन दे सकता है 120 की। उसके अलावा वो दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद वो खुद ब खुद वो खत्म हो जाएगा वो लॉ। जब तक वो क्या नहीं करता, उसको या तो असेंबली में पेश करे तो असेंबली से उसको अप्रूव करवा के उसको प्रॉपर लॉ बनवाए। तो ये ऐसे ऑर्डिनेंस बना, ये 1999 के अंदर बना, और मुशर्रफ साहब ने इसको अपना एक ऑर्डर के तहत। आवाज़ ठीक आ रही है? आप लोग मुझे कंफर्म कर दें, मेरे नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीन पे मुझे शो हो रहा है कि नेट प्रॉब्लम। सही है, बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो गई, बाकी सही है। सही सही, ओके ओके। अच्छा जी, इसको शुरू करते हैं। ये तो इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया था, कैसे ये ऑर्डिनेंस क्यों है, इसका नाम ऑर्डिनेंस क्यों है, इसको एक्ट क्यों नहीं कहते। ये इसके कंटेंट्स हैं, 37 इसके अंदर आर्टिकल है। एक सबसे पहले बात बताने वाली ये है कि हम जब भी कोई लॉ शुरू करते हैं, जब भी कोई लॉ बनाते हैं, उस लॉ के अंदर उसका प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल मतलब उसका अब क्या लें, जैसा उसका कोई चीज़ शुरू करने लगता है तो उसका मकसद बताता है। तो ऐसे कोई भी लॉ जब स्टार्ट होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल है, और जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसे उसने चौहान भाई बता रहे थे, 1949 की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको पार्ट बना दिया गया प्रीएम्बल का। असल में वो क्या होता है, उसका मकसद होता है कि ये लॉ क्यों बनाया जा रहा है, उसका थोड़ा सा शॉर्ट टाइटल और इंट्रोडक्शन, ये वो सारी चीज़ें प्रीएम्बल में आती है। तो जहाँ से सेक्शन शुरू होते हैं वहाँ तो शुरू होते हैं, उससे पहले जो ऊपर होता है वो सारा प्रीएम्बल होता है। हर लॉ का प्रीएम्बल होता है। जैसे हाँ, कुरान का भी प्रीएम्बल होता है, क्योंकि कुरान एक लॉ है, उसका प्रीएम्बल सूरतुल फातिहा है, उसमें उसका मकसद बताया जाता है। इसी तरह ये इस ऑर्डिनेंस का प्रीएम्बल है। अब देखें, एक चीज़ को गौर से सुने कि ये मैंने कॉपी बिल्कुल सेम डिटो कॉपी वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट किया है, लेकिन ये जितने भी बोल्ड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, अगर ये आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो बोल्ड है, ये बोल्ड किया हुआ
ये बोल्ड किया हुआ, ये आपको ओरिजिनल कॉपी में नहीं मिलेगा। ये मैंने सिर्फ वो चीज़ें बोल्ड की हैं जो कि आपके काम की हैं। इसको नोट कर लें कि ये बोल्ड हुआ ये आपके काम का है, आपने इन चीज़ों को देखना है। थोड़ा सा वेट कर लें, शायद बिलाल भाई का नेट इशू हो गया है, इसलिए वो चले गए हैं, उनका माइक ऑफ हो गया है, तो थोड़ा वेट करें। मैं व्हाट्सएप पे कोशिश करता हूँ, उनसे कांटेक्ट करूँगा, मैं बताता हूँ आपको सेकंड, तो थोड़ा वेट करें। ठीक। हेलो, आवाज़ आ रही है? अभी क्लियर हो गई जी, है, बीच में थोड़ी अब आ सी गई है, वो बीच में हाँ, बिल्कुल सॉरी गायब हो सॉरी गई थी, सॉरी, तो नेट का थोड़ा सा रिपीट प्रॉब्लम कर था। दिएगा। कहाँ तक पहुँचा था? जी, इट्स ओके। ये जो आपने सेशन अभी स्टार्ट किया था, ये जो बोल्ड लेटर्स आप बता रहे थे हमें, ओके है ओके, ना, यहीं पे था, यहीं पे था। इसको स्टार्ट से कर दें, इसका थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जब वॉइस ओके, कट गई थी। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, स्क्रीन क्लियर है। ओके, अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा काइंडली। अच्छा, ये जो मैंने बोल्ड किए हुए लेटर इस ऑर्डिनेंस में, ये आपके काम की चीज़ है, इसको आपने पढ़ना है। बाकी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो so as to eradicate corruption and corrupt practices। ये यहाँ से मैंने बोल्ड करना शुरू किया है। क्या है ये? इलिमिनेट करना चाहता है। ये किस लिए बनाया गया? इरेडिकेट करप्शन, करप्शन को निकालना चाहते हैं, एंड करप्ट प्रैक्टिसेस एंड होल्ड अकाउंटेबल ऑल दोज पर्सन accused of such practices and matters ancillary thereto। ठीक है, बस ये आपने ये याद रखना है, इरेडिकेट करप्शन या एलिमिनेट करप्शन, ये करप्ट प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए बनाया गया है। जी, अच्छा, अगला इसका वो क्या है? ये इफेक्टिव मैयर फॉर द डिटेक्शन। काम क्या करता है ये? क्या पावर देगा ये? डिटेक्शन, डिटेक्शन यानी कहाँ पे करप्शन हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन, फिर ये भी बताता है कि कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या उसके मैनर होंगे, किस तरह करेगा। दो चीजें होगी, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तीसरा ये बताएगा कि प्रोसिक्यूट कैसे करना है। अगर कोई एक्यूज पकड़ा जाता है, कोई बंदा इस चीज में इन्वॉल्व होता है, किस में? करप्ट प्रैक्टिसेस में या करप्शन के अंदर, तो उसको प्रोसिक्यूट कैसे करना है बिफोर द कोर्ट। अच्छा, और इसका एक ये मकसद भी है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग करप्शन। ये एक स्पीडी, एक और चीज सॉरी मैं मिस कर गया शुरू में। एक होता है जनरल लॉ, एक होता है स्पेशल लॉ। ये स्पेशल लॉ है। जनरल लॉ जैसे आपका पीपीसी हो गया, पाकिस्तान पिनल कोड हो गया, सिविल प्रोसीजरल कोड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो वो सारे जनरल लॉ होते हैं। ये स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल लॉ स्पेशल होते हैं क्योंकि इनको एक्सेप्शन हासिल होती है बाकी लॉ से। ये बाकी लॉज को ओवर राइड करते हैं, आगे आएगा भी, वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। और स्पेशल लॉ के अंदर जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये कि यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है। जिस बंदे ने गलती की है, जो बंदा पकड़ा गया है, उसको साबित करना होगा कि मैं पाक साफ हूँ। आपके ऊपर इल्जाम लग गया तो अब आपको सारी अपनी मनी ट्रेल देनी है, सब कुछ देना है। ये स्पेशल लॉ का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। और जनरल लॉ में क्या होता है कि अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बहादुर भाई ने मेरे घर चोरी की, तो मुझे साबित करना होगा इन्होंने चोरी की। लेकिन स्पेशल लॉ के अंदर क्या होता है कि अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि आपने करप्शन की है, ये आप इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो अब आपको साबित करना होगा, कि आप कसूरवार नहीं है।
अच्छा, टाइम आउट होने वाला है, कितना टाइम रह गया? अगर मुझे यहाँ पे मैसेज कर दें आप। मुझे मैसेज कर दें कि कितना टाइम रह गया है। नहीं बिलाल भाई, आपने अभी आई थिंक वो अनलिमिटेड मिनट्स वाला कर लिया है। ओके 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 वो आई थिंक इशू रिजॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू थैंक यू। सामने आया था, आई थिंक मैंने उसको क्लिक कर दिया। सही। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि ये स्पेशल लॉ है, इसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ सारा एक्यूज के ऊपर होता है। ये आगे आएगा भी, इसके अंदर लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये जनरल लॉ से अलग होता है। अच्छा, दूसरी क्या चीज है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा लॉ है, वैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसे नहीं होता कि अगर मैंने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे घर चोरी की है, अगर उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो उसको सिर्फ आप सजा दे सकते हैं, उससे कुछ रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर करने के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल दावा उसके ऊपर करना पड़ेगा, सिविल केस उसके ऊपर चलाना पड़ेगा, रिकवरी के सूट वहां पे होंगे। कोई आपका चेक डिसऑनर होता है तो 489 F की उसके ऊपर FIR करवा के आप उसको सजा दिलवा सकते हैं, रिकवरी कुछ नहीं कर सकते। ये लॉ क्या करता है, ये कह रहा है रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स फ्रॉम दी दोज पर्सन who have committed default in the repayment of amounts to bank, financial institution, government agencies and other agencies। असल में होता क्या, करप्शन क्या होती है, करप्शन यही होती है कि पैसों की हेर फेर, पैसे खा जाना या इलीगल गेन करना, या एक ऐसी चीज़ें जो विदाउट कंसिडरेशन की जाए, तो वो सारी चीज़ें करप्शन में आती हैं। तो उसकी रिकवरी कराने के लिए भी ये एक्ट है। तीसरी चीज़ देखें, रिकवरी ऑफ स्टेट मनी, ये असल में क्या है, एक तो लोगों का पैसा और एक स्टेट का पैसा, कि जो स्टेट का पैसा अगर कोई खा लेता है उसकी रिकवरी कराना। अच्छा, तीसरा इसका मकसद क्या है कि एजुकेट दी सोसाइटी, एजुकेट दी सोसाइटी की करप्शन नहीं करो। जैसे ये इनके स्लोगन चल रहे होते हैं ऐसे, नो टू करप्शन, आपने कई जगह पे देखा होगा। इस लॉ का मकसद ये भी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि भाई आप करप्शन नहीं करें। ओके, तीसरी का चीज़ है इंटरनेशनल अवेयरनेस दैट नेशन शुड कोऑपरेट इन कम्बेटिंग करप्शन। ये क्या होता है कि आप इंटरनेशनल लॉ से अगर थोड़े से वाकिफ हों तो इंटरनेशनल लॉ में हमारे ऊपर, स्टेट के ऊपर काफ़ी चीज़ें बाइंडिंग होती हैं कि आपने ये करना है। अभी देखें जैसे FATF, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो वो बिल पड़ा हुआ है, वो हमने लाजमी पास करना है। अगर हम पास नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल तौर पे पाबंदियां लग जाएंगी। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल अवेयरनेस भी करते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, हम करप्शन खत्म कर रहे हैं, हम दुनिया के अंदर एक रोल पैदा कर रहे हैं। इस लॉ का ये मकसद भी है। ओके, ये देखें, यहाँ से प्रोक्लेमेशन ऑफ द 14 डे ऑफ अक्टूबर 1999। कब ये एग्जिस्ट, मतलब कब आया ये? 1999 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर को ये प्रोक्लेम मतलब बताया गया कि ये आप आया। लेकिन ये विद इफेक्ट, इसका इफेक्ट कहाँ से शुरू होगा वो जरा नीचे आ गया। ये तो आ गया, इसका नाम आ गया ऑर्डिनेंस 1999 के अंदर ये पास हुआ और प्रेसिडेंट साहब ने इसको, इसकी प्रोक्लेमेशन कर दी। अब विद इफेक्ट फ्रॉम कहाँ से हुआ, अब लेजिस्लेटर की मर्जी होती है कि एक तो ये होता है कुछ के रिट्रो रिस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होते, मतलब पिछले लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। अगर वो इसके अंदर लिख देता कि ये पिछले लोगों पे लागू नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर वो लिख देता होगा तो होगा। उसने क्या कहा, this ordinance shall come into force at once and shall be deemed to have come into force from the first day of January 1985। come into force कहाँ से, commencement भी कहते हैं इसको हम, इसकी हेडिंग लॉ के अंदर हम commencement कहते हैं कि लॉ कब अप्लाई हो रहा है। तो वो कब अप्लाई होना शुरू हो रहा है, 1985। जी जी, अली असगर भाई रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है, मेरे पास निशान आ रहा है जी। तो जी रिकॉर्ड हो रहा है। तो बात कर रहा था कि
इसका इफेक्ट कहाँ से है, ये कौन से लोगों के ऊपर लागू होगा, कब से होगा, ये 1 जनवरी 1985 से अगर किसी बंदे ने वो ऑफेंस किए हुए जो इसके अंदर दर्ज हैं, जो इसके अंदर आगे हैं, वो उन लोगों के ऊपर ये लागू हो जाएगा। ये इसने लिख दिया, ठीक है। और ये किस वजह से हुआ, और वो आप लोग जानते हैं कि 1985 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उसको अंडर इसके लेके आना चाहते थे, तो इस वजह से इसको असल में बनाया ही इस मकसद के लिए गया कि पॉलिटिशियंस को इनको यानी इसके अंडर लेके आने में। आगे आप देखेंगे कैसे कैसे ये इसमें बिलाल भाई वो एहतसाब एक्ट आएगा ना, कहाँ पे, जो मतलब नया ऑर्डिनेंस 99 में आया ना, उससे पहले फिर एहतसाब एक्ट था हाँ हाँ वो जब था। 1985 से। देखें वो कह रहा है 1985 से पहले जो कुछ हुआ हुआ, वो इसका उससे लेना देना नहीं है, वहां पे जो एक्ट होगा होगा, लेकिन वही बस 1985। क्लेरिफाई करना था ना। जी 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 बिल्कुल। तो ये 1985 से लागू हो गया। ओके आगे चलते हैं। ये देखें ये साइड पे हेडिंग्स हैं, ओके ये हेडिंग्स हैं, ये साइड पे इस तरह होती हैं लॉ। ऑर्डिनेंस टू अवर राइट अदर लॉज, इसका क्या मतलब होता है, ये एक क्लास होती है कि आया कि ये अगर कॉन्ट्ररी हुआ किसी और लॉ से, सवाए कॉन्स्टिट्यूशन के अगर किसी और कानून से ये कॉन्ट्ररी हुआ, उसके मुखालिफ हुआ, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। यहाँ पे वो क्या कहता है, The provision of this ordinance shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। मतलब कहने का ये है shall have effect, यानी ये प्रीवेल करेगा अगर किसी और लॉ के साथ इसकी मुताबिकत नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारा दूसरा लॉ कहता है, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट कहता है कि भाई 30 डेज के अंदर अपील का राइट है। अगर एक बंदे को कन्विक्शन हो जाती है, एक बंदे को सजा हो जाती है कोर्ट से, तो वो 30 डेज के अंदर अंदर वो अपनी अपील कर सकता है। तो जी जी अली भाई रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा तो ये ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा कि कैसे, ये मैं मिसाल दे रहा था कि जैसे हमारी जैसे बाकी अगर किसी बंदे को सीआरपीसी के तहत अगर कन्विक्शन कुछ सजा सुना दी गई है, पीपीसी का कोई सेक्शन उसके ऊपर लग गया, तो वो 30 डेज के अंदर अपील का राइट रखता है। लेकिन इस लॉ के अंदर आगे आएगा कि वो सिर्फ उसके पास 10 दिन है अपील के लिए। तो अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि वो लॉ इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये होगा, यही होगा, क्योंकि इसका ऑफेंस किया तो यही अप्लाई होगा और ये उसके ऊपर प्रिवेल करेगा। अच्छा एप्लीकेशन कहाँ, एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे इसकी यूरिस्डिक्शन क्या है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ। पूरी एक होल ऑफ द पाकिस्तान, होल ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर क्या क्या शामिल है, जो जो पाकिस्तान के अंदर शामिल है, 4 सूबे हो गए, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और आपका कश्मीर इसके अंदर नहीं आता, बाकी सारा आता है। अच्छा टू ऑल पर्सन इन पाकिस्तान, पर्सन क्या है वो आगे आएगा, ठीक है, हर बंदे के ऊपर अप्लाई होता है। आगे पर्सन की डेफिनेशन आएगी कि पर्सन कौन कौन होते हैं। तो ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी इसके अंदर आ गया, अगर किसी के पास सिर्फ सिटीजनशिप है और वो हमारा पाकिस्तान का सिटीजन है, तो उसके ऊपर भी आएगा। क्या who are or have been in the service of Pakistan, सर्विस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं है, हमारे पास काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे किसी इदारे में हमने कोई चाइनीज हायर किया हुआ है या कोई और बंदा है वो यहाँ पे काम कर रहा है, वो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो बंदा भी क्योंकि वो सर्विस इन पाकिस्तान के अंदर आ गया, तो वो इसके तहत उसका मामला होगा। अच्छा अच्छा वो जो फाटा और वो वाले एरियाज, वो तो अब मसला ख़त्म हो गया, वो जम हो गए केपीके के अंदर। लेकिन अगर वो होते भी, तो अगर इस तरह कोई इलाके हैं जो फेडरल ट्राइबल एरियाज हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। डेफिनेशन क्लाज आ जाती है, कोई भी लॉ शुरू होने से पहले हम डेफिनेशन क्लाज लिखते हैं, लेजिस्लेटर उसके अंदर डेफिनेशन बयान करता है, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, कोई बंदा ये ना पूछे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो डेफिनेशन क्लास इसलिए सबसे पहले कानून को शुरू करने से पहले, किसी एक्ट को, किसी ऑर्डिनेंस को शुरू करने से पहले दी जाती है, ताकि कोई एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो। सबसे पहले उसने डेफिनेशन दी एक्यूज्ड, व्हाट इज मेंट बाय एक्यूज्ड, यानी इस कानून के अंदर एक्यूज्ड का मतलब क्या है।
बाकी भी एक्यूज होगा, लेकिन इस कानून के अंदर जो मतलब है तो सिर्फ वही बंदा एक्यूज होगा, उसके अलावा कोई एक्यूज नहीं होगा। जो इस कानून के अंदर एक्यूज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब है वो शेल इंक्लूड। अच्छा, लॉ के अंदर जहाँ पे भी लफ्ज शेल यूज हो इसका मतलब होता है कंपलसरी, लाजमी होगा। अगर मे का लफ्ज यूज हो रहा हो तो लॉ में उसका मतलब होता है करे या ना करे, में भी देखा जाएगा। तो शेल का मतलब होता है लाजमी। शेल का मतलब ये नहीं होता कि इन फ्यूचर, यहाँ पे लॉ के अंदर जहाँ पे भी आप शेल देखेंगे यहाँ पे हम विल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। विल फ्यूचर के लिए हमने रखा होता है, शेल हमने रखा होता है लाजमी होगा, यानी बाइंडिंग है उसके ऊपर। अगर मे होता तो वो बाइंडिंग नहीं होता। शेल इंक्लूड लाजमी होगा, पर्सन इन रिस्पेक्ट होम इसका मतलब फोर्सफुली, लाइक फोर्सफुली हम, फोर्सफुली नहीं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता अच्छा जी मैं तो इंक्लूड था नहीं था, यहाँ पे तो मे का लफ्ज है, शेल का आ गया भाई आप इंक्लूड हो, आप कोई और आपके पास रास्ता नहीं बचता। लॉ में कहीं पे भी शेल का लफ्ज आ रहा होगा तो उसके अंदर कोई दूसरा रास्ता छोड़ता नहीं। ठीक है, include a person in respect to whom there are reasonable ground to believe that he is or has been involved in commission of any offense, ऐसा ऑफेंस ट्राइबल जो कि ट्राइबल हो अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत वो वाला ऑफेंस हो। ऑफेंस तो बहुत सारे हैं, पीपीसी पूरी भरी हुई है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं और भी अदर लॉज हैं उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो बंदा जो कि ट्राइबल हो अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के अंदर आगे बताए हुए हैं कौन कौन से ऑफेंस हैं। ठीक है, वो बंदा उसके खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड हो कि इस बंदे ने ये काम किया है, बस वो एक्यूज है, मुलजिम जिसे कहते हैं, और इज सब्जेक्ट टू एन इन्वेस्टिगेशन, या उस बंदा वो बंदा सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन के, यार इन्वेस्टिगेट किया जाए फिर देखते हैं ये है कि मुजरम है कि नहीं, लेकिन मुलजिम है, बस मुलजिम है तो मुलजिम, एक्यूज की तो बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो बस वो मुलजिम हो गया। और इंक्वायरी या उसके ऊपर इंक्वायरी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा फर्क होता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी अदालत करती है। ठीक है, बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अच्छा, अब वो इन्वेस्टिगेशन करनी है या इंक्वायरी करनी है, किसने करनी है, नैब ने करनी है। किसी और अदालत की बात नहीं हो रही, पुलिस की बात नहीं हो रही, पंजाब पुलिस की बात नहीं हो रही, सिंध पुलिस की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, बात सिर्फ नैब की हो रही है कि नैब को चाहिए वो बंदा इन्वेस्टिगेशन के लिए या नैब अदालत को चाहिए वो इंक्वायरी के लिए, तो वो बंदा एक्यूज डिक्लेयर हो गया। या एनी अदर एजेंसी अथोराइज्ड बाय नैब। हाँ, नैब अगर कहे कि पंजाब पुलिस को भाई बंदा पकड़ के दो आपकी टेरिटरी में आ गया है, या हमें लग रहा है कि ये फलानी जगह पे है, या एनी अदर एजेंसी, भाई इंटरपोल के जरिए नवाज शरीफ साहब बाहर फिर रहे हैं, अगर उन्हें कहा जाता है तो वो भी नैब की पावर रखेंगे अगर नैब ने कहता है कि हमें पकड़ के दो। ठीक है, तो अब क्या है, वो बंदा जो इन्वेस्टिगेशन और इसके लिए जरूरत है वो एक्यूज हो गया। आगे चलते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे, government है means in relation to any person serving in connection with the affairs of the federation। फेडरेशन क्या है, फेडरेशन का मतलब यहाँ पे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, इंक्लूडिंग एनी पर्सन employed by a corporation, body, financial institution, bank, authority, undertaking or any other organization shall set up, control or administered by the under the authority of the federal government। affairs of the federation और फेडरल गवर्नमेंट के ये जो इदारे हैं जो कि कंट्रोल करती है फेडरल गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट एंड इन अदर केसेस द प्रोविजनल गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट कंसर्न। इन शॉर्ट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है टोटल गवर्नमेंट, प्रोविंस की हो या फेडरल की हो या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कुछ भी हो, सारे के सारे यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब है। जब यहाँ पे लफ्ज आएगा गवर्नमेंट तो उसका मतलब है ये। एसेट्स, एसेट्स का क्या मतलब है, एसेट्स तो हम कहते हैं यार ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरे असासात हैं, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास गाड़ी है, ये नहीं। इस लॉ के अंदर एसेट का क्या मतलब होगा वो हमने देखना है। मींस एनी प्रॉपर्टी ओन, कंट्रोल्ड बाय और बिलोंगिंग टू एनी एक्यूज्ड, एक्यूज्ड यहाँ पे लफ्ज आ गया एक्यूज्ड, इसके ऊपर इल्जाम लगे उसने कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है या प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल रखता है, डायरेक्टली रखता है या इनडायरेक्टली रखता है,
बेसिकली उसने आगे डायरेक्टर रखे हुए हैं, कंपनी रखी हुई है, बंदे रखे हैं। और हेल्ड बेनामी, बेनामी व्हाट इज बेनामी, बेनामी क्या है इसको आगे हम देखते हैं। बेनामी क्या, बेनामी इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस, अपनी बीवी बच्चों के नाम पे रख देता है। जैसे कल बाजको साहब ने कहा कि वो तो मेरे बच्चों के हैं पैसे, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी ने वो कर दिए थे, इन्फेक्ट कर दिए, तो उसके बाद वो पैसे कहाँ पे गए, मैंने अपने बच्चों को दे दिए, तो हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। नहीं भाई, आपको तो बताना होगा, अगर आपको मैं नोटिस भेजे, लेकिन मैं किसको नोटिस भेज दिया है, देखते हैं। बेनामी इन द नेम ऑफ द स्पाउस और रिलेटिव्स और एसोसिएट, पैसे आपने दिए हैं, उसको कहना चीज आप खरीद लो, चीज खरीद के उसके नाम पे कर दी। अब वो बंदा जिस बंदे के नाम पे वो चीज है, वो ये ना बता सके कि भाई ये चीज कहाँ से आई है। फ्रूट चाट वाला वो कहता है कि यार मेरे अकाउंट में 10 अरब रुपए आ गए, ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। तो इसके अंदर कौन बंदा फंसता है, जिस बंदे ने काम किया वो एक्यूज्ड है। और एसोसिएट्स वेदर विद इन द आउटसाइड और इनसाइड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये एसेट्स आप ये नहीं कह सकते हो ये तो बाहर है, जैसे बाजवा साहब ने कल फरमाया, वो तो बाहर है, उनमें से 1 रुपया भी पाकिस्तान में नहीं आया। ठीक है, वो 1 रुपया भी पाकिस्तान में नहीं आया, आया नहीं आया, आउटसाइड पाकिस्तान हो विद इन पाकिस्तान हो, तो अगर आप नैब के उसके अंदर आ गए तो आपको हर चीज की मनी ट्रेल देनी होगी, आपको बताना होगा, तो वो आपकी एसेट्स में आएगा। आप ये नहीं कहेंगे ये मेरे एसेट्स नहीं है जो पाकिस्तान में, which he cannot reasonably account for or for which he cannot prove payment or for। अच्छा, यहाँ पे और से ये वाली बात देखें, इसको मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये देखें, which cannot reasonably account, reasonably वो अकाउंट यानी उसका हिसाब नहीं दे सकता, for और for which he cannot prove payment और full और lawful consideration, वो ये भी नहीं बता सकता कि इसके बदले में मैंने क्या बेचा, कहाँ से आई, कहाँ से कमाई, क्या किया मैंने, भाई इतनी तनख्वाह के अलावा इतने पैसे आगे, तो वो एसेट्स होंगे जिनके ऊपर इल्जाम लगे, जिनके वो हिसाब नहीं दे सकता, उसको एसेट कहेंगे। ठीक है, बाकी को हम एसेट नहीं कहेंगे। हम सिर्फ हमारे नैब के लिए हमारे पास सिर्फ वही एसेट है जिसके ऊपर आपके इल्जाम आए, जिसका आप रीजनेबली अकाउंट नहीं कर रहे, तो हम आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ये वो चीज थी। एसोसिएट्स मीन एसोसिएट जिसने उसको इसके अंदर असिस्ट किया है। ठीक है, मतलब जो बंदा उसके फायदा लेता रहता है, एनी पर्सन हु इज हैज बीन मैनेजिंग द अफेयर्स, मतलब मैंने कोई मुंशी रखा हुआ है या कोई बंदे रखे हुए हैं या मैंने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया, मैंने कंपनी बनाई, और कीपिंग अकाउंट्स फॉर द अक्यूज्ड, जो जितने बंदे भी असिस्ट कर रहे होते हैं उस कंपनी में, उस चीज के अंदर, ठीक है, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और हु एंजॉयज और जो कीपिंग अकाउंट्स, इन दोनों के अंदर इसहाक डार साहब फंसे हुए हैं और वो अभी तक फंसे हुए हैं। ठीक है, वो इस चीज के अंदर आते हैं। और हु एंजॉयज और हैज एंजॉयड एनी बेनिफिट फ्रॉम द एसेट्स। ठीक है, तो इसहाक डार साहब इसी उसमें है कि वो मैनेजर थे, अकाउंट्स मैनेजर थे नवाज शरीफ साहब के। एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म और प्राइवेट लिमिटेड। आप ये नहीं कह सकते हो जी वो तो वो क्या है, मेरी कंपनी है। ठीक है, अगर कंपनी भी है तो वो आपकी एसोसिएट समझी जाएगी, फर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके डायरेक्टर हो सकते हैं, उसका कुछ भी हो। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बेनामी, बेनामी की डेफिनेशन मींस पर्सन हु ऑस्टेंसिवली, ऑस्टेंसिवली जो नजर नहीं आता, मतलब छुपा हुआ, छुपा रुस्तम, मतलब आपने पैसे दिए और अपनी तरफ से उतार दिया कि आपके पास तो पैसे है ही नहीं है, और अगले बंदे को आपने कह दिया कि ये चीज़ खरीद लो मेरे बिहाफ पे, हम इसके ऊपर कुछ करेंगे। बेनिफिट एंड एनवायरमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है उसके बेनिफिट के लिए। अच्छा जी, चेयरमैन ऑफ नैब, ये आगे आएगा सेक्शन 6 में। कोड, व्हाट इज द मीन ऑफ कोड। जब कोड का लफ्ज यूज होगा तो कोड का मतलब क्या होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर है। अगर किसी बंदे को हमने उसका क्या कहते हैं उसे, उसका ट्रायल चलाना है, तो उसका प्रोसीजर हमें कहाँ पे होगा, इस कोड के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। तो कोड का मतलब ये होगा। कॉन्सिलेशन कमेटी, ये आगे आएगा। कोड, कोड का मतलब क्या है, कोड का मतलब जज हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कोड का मतलब यहाँ पे मतलब वो बता रहा है, किसी कमरे का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है, ये उस जज का मतलब होता है
वो जज जो कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अगर आपने पंजाब में करना है तो पंजाब की हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरफ अलवी साहब कहेंगे कि जी बताएं, मुझे नाम बताएं। वो कोई 2-3 नाम देंगे, 4 नाम देंगे, तो वो उसके अंदर से सिलेक्ट होगा कि यहाँ पे एहतसाब अदालत का ये जज होगा। On such terms and condition as may be determined by the president। प्रेसिडेंट कोई भी कंडीशन लगा सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो इसको कोर्ट कहेंगे। वो आगे देखेंगे जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट उसे कहते हैं कि जो जज होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से उस प्रोविंस के अंदर विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। जज मीन सर्विंग डिस्ट्रिक्ट जज मीन्स द जज ऑफ कोर्ट हु शैल, कोर्ट कौन सी, ये वाली कोर्ट, इसका जो जज है उसका जज का मतलब क्या है, शैल बी अ सर्विंग, शैल बी serving district and session judge qualified to be appointed as judge of the high court and includes a judge। एक सबसे पहला हो गया, एक ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया serving district judge and session judge qualified to be appointed as judge of the high court। ऐसा जज जो कि सेशन जज तो है लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर वो पूरा उतरता है कि वो हाई कोर्ट का जज भी बनाया जा सकता है। और वो एक और वो जज एंड इंक्लूड्स अ जज वेदर सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हु वाज अपॉइंटेड जज ऑफ अ कोर्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये वो बंदा है जो कि रिटायर्ड तो हो गया सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, लेकिन वो अपॉइंट किया गया था जज ऑफ द कोर्ट इस एक्ट के बनने से पहले। वो एहतसाब अदालत का वो जो पहले जो एक्ट था एहतसाब एक्ट, उसके तहत वो वहाँ पे जज था, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, उसको जज मानेंगे। डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मींस द पर्सन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी चेयरमैन आगे आएगा, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रेफर्ड एज नैब। वो पूछ रहे नैब का क्या मतलब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का क्या मतलब है, अच्छा। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मीन इंक्लूड्स अटैचमेंट, सीलिंग, प्रोहिबिटिंग, होल्डिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग एनी प्रॉपर्टी। अगर आसान अल्फाज के अंदर फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, किसी बंदे की प्रॉपर्टी को सील कर देना, उसको प्रोहिबिट कर देना, उसको रोक देना, या उसको उसके लिए रिसीवर अपॉइंट कर लेना। ये जो रिसीवर लिखा हुआ है ना, रिसीवर, ये रिसीवर होता है हमारी जो कोर्ट होती है, वो एक बंदे को अपॉइंट करती है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को तब तक ख्याल रखो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, तो इससे जो रेम्युनरेशन जो जो कुछ भी आता है, इससे बेनिफिट्स आते हैं, वो आपने इकट्ठे करके रखने हैं। तो आप हम थोड़ी सी कोई पे देंगे। ये ज़्यादातर कोई आम बंदा हो जाता है, कोई जज हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, वकील हो सकता है, तो वो रिसीवर हो जाता है। तो ये वो रिसीवर होता है, ठीक है। थ्रू रिसीवर एक दो तरीके होते हैं, थ्रू रिसीवर करे या डायरेक्ट कोर्ट ऑक्शन का सेल करने का करे और सेल करके पैसे रिकवर कर ले, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एज मे बी डायरेक्टेड बाय दी कोर्ट। कौन करती है ये, ये इख्तियार किसका है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। या कोर्ट कर सकती है, या चेयरमैन कर सकता है, ठीक है। एंड इन द केस डीम नेसेसरी डिस्पोजल देयर ऑफ सेल थ्रू ऑक्शन नेगोशिएशन सब्जेक्ट कन्फर्मेशन ऑफ चेयरमैन मे बी आफ्टर पब्लिक नोटिस, ठीक है। अगर आपने ऑक्शन करनी है, ऑक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपसे सवाल हो सकता है। ऑक्शन करने के लिए आपको लाजमी पूछना पड़ेगा किससे, चेयरमैन नैब से या कोर्ट से, कोई और ऑफिसर नहीं कर सकता इसको। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस का क्या मतलब है, क्योंकि अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने इतना बड़ा ये क्यों है, क्योंकि आगे होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस का सिर्फ वर्ड यूज होगा, तो यहाँ पे वो क्लैरिफाई करना चाहता है कि कौन कौन बंदा होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के अंदर आता है। कल कोई बंदा ये ना कहे जी मेरे ऊपर तो अप्लाई नहीं होता नैब, मेरे ऊपर तो होता ही नहीं है, मैं होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हूँ कि नहीं। इसलिए इसमें से आपकी ये कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गिनवाया गया है कि किस किस बंदे को होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस कहना है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको एक दफा पढ़ देता हूँ, लेकिन आपको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। देखें,
ये कौन हो सकता है? ये देखें, इसने अलग अलग किया हुआ है। एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर प्रोविंस, ठीक है, ये अलग कर दिया। प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर स्टेट, अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर अपॉइंटेड, सेंट्रल लॉ ऑफिसर, ऑर्डिनेंस, अच्छा, एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे पार्लियामेंट के लोग इसके अंदर कर दिए। इसके अंदर प्रोविंस के कर दिए नीचे वाले के अंदर। और यहाँ पे आ गई एक इम्पोर्टेंट बात, is holding or as held as office or post in the service of Pakistan or any service in connection with the affairs of the Federation of a province। अच्छा, ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो बंदा सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो, वो प्रोविंस की हो या फेडरेशन की हो, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या उसका हो, तो वो इसके अंदर आ जाता है, पब्लिक होल्डिंग ऑफिस। अच्छा जी, फिर आ जाता है लोकल कौंसल, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फेडरल प्रोविंशियल लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौंसल आ गई ये वो। अच्छा, ये गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट अदर देन अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी आर्म। हाँ, देखें इसका मतलब इन्होंने क्या किया। आवाज आपको आ रही है? मुझे मैसेज आया तैयब भाई का कि आवाज नहीं आ रही। जी अब आ गई है, बीच में चले गई थी, अब आ गई है। ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? अदर देन अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इसको गौर से सुनिएगा, मिक्स नहीं कर देना आपने। पब्लिक ऑफिस होल्डर के अंदर इंक्लूड नहीं होती आर्म फोर्सेस, लेकिन होती हैं। कौन होती हैं? ये देखें, एनी पब्लिक आगे आ गया, एनी पब्लिक कॉर्पोरेशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी हो गया, ये फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे anything contained in the Pakistan Army Act or any other law for the time being enforce a person who is a civilian employee of the armed forces of Pakistan। दो तीन बंदे इसके अंदर आ जाएंगे, देखें ये यहां से। एक तो इसने जनरली कह दिया आर्म फोर्सेस इसके अंदर नहीं आती, जो पब्लिक होल्डर ऑफिस है ना, except a person who is or has been a member of the said forces and is holding or has held a post of office in public corporation। वो लोग जो के आर्म फोर्सेस में तो काम करते हैं और उनका काम क्या है? इन एनी पब्लिक कॉर्पोरेशन, उनकी पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये कहाँ पे लिखा होगा? ये लिखा होगा उनके आर्मी एक्ट के अंदर कि कौन कौन पब्लिक कॉर्पोरेशन में आते हैं। क्या बैंक में आते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आर्म फोर्सेस में, यानी यूनिफॉर्म के अंदर पर्सन होता है, लेकिन वो चला क्या रहा है? या पब्लिक कॉर्पोरेशन के ऊपर बैठा हुआ है, या उसमें काम कर रहा है, या बैंक में है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या अंडरटेकिंग और दी अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी प्रोविंस के लिए काम कर रहा है वो, या फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। तो वो कौन सी चीजें होंगी वो नजर आएंगी आपको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर कि कौन कौन से ये बंदे हैं। ठीक है, जनरली ये पब्लिक होल्डर ऑफिस बंदे उसको जो आर्म फोर्सेस के अंदर काम करते हैं वो नहीं इंक्लूड, लेकिन वो इंक्लूड है कौन कौन से? जो पब्लिक कॉर्पोरेशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंडरटेकिंग एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, जिनका कहाँ पे नाम लिया गया? पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के अंदर नाम लिया गया। और एनी अदर लॉ फॉर बीइंग टाइम इन फोर्स पर्सन हु इज अ सिविलियन एम्प्लॉय, वो बंदे जो कि सिविलियन एम्प्लॉय हैं फोर्सेस के, जैसे सीएमएच के अंदर काफी लोग सिविलियन है, वो है तो आर्मी के एम्प्लॉय हैं लेकिन सिविलियन है, तो उनके ऊपर अप्लाई होता है। मकसद इसके अंदर ये होता है, थोड़ा सा ये भी होता है, खुद भी अपनी सेविंग कर लेते हैं, सेविंग कर भी गए। और दूसरा मकसद ये होता है कि यार पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी जो लोग आर्म फोर्सेस के अंदर बाकी इन्फेंट्री और ये दूसरे मामला चला रहे हैं, जो जंग और इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों के अंदर तंग नहीं किया जाए। इसका असल मकसद ये होता है, इस वजह से उसको निकाल दिया मैंने। अच्छा जी, फिर आ गया जी वो चेयरमैन, जिला कौंसल, ये वो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, फिर इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी कर दी कि अच्छा जी अगर मेयर कहीं पे है तो मेयर भी इंक्लूड होगा,
अच्छा, डिस्ट्रिक्ट नाजिम, तहसील नाजिम, नायब नाजिम सारे इसके अंदर आ जाते हैं। हैज सर्व्ड, रिटायर्ड, रिजाइन फ्रॉम डिस्चार्ज, डिसमिस्ड, आर्म्ड फोर्सेस। हाँ, ये बात आ गई, जो बंदा आर्मी से जिस दिन रिटायर्ड हो गया उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है जहां मर्जी वो जिस मर्जी ओहदे पे था, जब वो रिजाइन कर गया या रिटायर्ड हो गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। इसको होल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये लें, जैसे कि बाजवा साहब को नोटिस भेज सकते हैं लेकिन भेजेंगे नहीं। आर्म फोर्सेस पर्सनल, दोज आर होल्डर ऑफ पब्लिक लाइफ, अर्शद मलिक। हाँ, लेकिन अरशद मलिक साहब तो जज थे ना। यहाँ पे आर्म फोर्सेस को अलग से इसलिए बयान किया गया कि आर्म फोर्सेस के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं सबको एग्जेप्शन हासिल है, लेकिन एग्जेम्पशन हासिल है, लेकिन एक्सेप्ट किसके? वो लोग जो कि पब्लिक ऑपरेशन और इन चीज़ों के अंदर डीलिंग कर रहे हैं। 3-4 नाम लिख दिए उसने वो, और वो कहाँ पे बताया गया? आर्मी एक्ट के अंदर बताया गया। अरशद मलिक साहब का मामला अलग है, वो आर्म फोर्सेस में तो नहीं आते। हाँ, PIA के, लेकिन वो आर्म फोर्सेस के अंदर नहीं होंगे। आर्म फोर्सेस के अंदर वो आप अगर उसको नहीं बिलाल भाई, ये इसमें जरा वो देखें, उसमें आते हैं ना ये वो तो एक अगर सर्विंग एयर मार्शल नहीं थे अगर रिटायर्ड जब में वो? अगर रिटायर्ड में करेंगे तब आएगा। नहीं, रिटायर्ड में तो थे इस मतलब वाले में आते। आएगा, इस वाले में आएगा बहादुर भाई, इस वाले में आएगा, यहाँ पे आएगा वो। अगर आएगा यहाँ पे, ऊपर वाले में नहीं आएगा। अच्छा, मतलब जब सर्विंग थे जब तब भी वो बाजवा साहब हुए वो चेयरमैन सिपेक भी रहे हैं। जी जी, मैं कह रहा हूँ, देखें अरशद मलिक साहब रिटायर्ड वाले में तो आ सकते हैं, ऊपर वाले में नहीं आ सकते। ऊपर वाला तो उनके लिए जो है भी हाजिर सर्विस, लेकिन पब्लिक ऑपरेशन में काम कर रहे हैं तो उन्हें अकाउंटेबल किया जाएगा, वो लोग हैं। रिटायर्ड वाले में बिल्कुल आ सर सकते हैं। सिपेक चेयरमैन बाजवा साहब पे आ सकता है ये? वो अभी रिटायर्ड नहीं है। नहीं, वो रिटायर्ड हो गया ना, बाजवा साहब तो रिटायर्ड हो गया आर्म फोर्सेज से। अब किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, अकाउंटेबल है। अच्छा, अच्छा, यानी अभी जब से रिटायर्ड है तो तब से बाजवा साहब भी इसी एम्बिट में आते हैं। जी बिल्कुल। अब वो आर्म फोर्सेज में काम नहीं करते हैं, जिसको एग्जाम्पशन दी गई है वो सिर्फ। Excuse me, बिलाल भाई, लेट मी क्लियर वन थिंग। जी जी जो ये लॉ की जो अपर पोर्शन है ना, उसमें जो बताया गया है कि आर्म फोर्सेस पे नैब लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि आर्म फोर्सेस का अपना लॉ है जिसको आर्मी एक्ट कहा गया 1952। इसमें ये खुद अपनी सजाएं देते हैं, ठीक है। इसलिए नैब ऑर्डिनेंस उन पर इम्प्लीफाई नहीं होगा। लेकिन जब एक आर्मी में भी सर्विस कर रहा है, आर्म फोर्सेस में सर्विंग कर रहा है और पब्लिक ऑफिस होल्डर भी है साथ में, जैसे अरशद मलिक की मैंने एग्जांपल दी, तो उस पर नैब ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा। बिल्कुल होगा। मैं कह रहा हूँ दो चीजें हैं, दो चीजों को मिक्स करके ना, वो मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसको गौर से देखिएगा। एक ये है 4 नंबर, इसके अंदर वो क्या कहता है यहाँ पे, जरा इसको देखिएगा। अच्छा जी, ऊपर उसने सारे बंदों का बयान कर दिया, ये बंदे जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अदर देन अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। आर्म फोर्सेस के बंदों के ऊपर नहीं लागू होगा, लेकिन होगा किन के ऊपर? एक्सेप्ट अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ मेंबर ऑफ द सेड फोर्सेस एंड इज होल्डिंग और हैज हेल्ड अ पोस्ट और ऑफिस इन एनी पब्लिक कॉर्पोरेशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बंदा यूनिफॉर्म पर्सन है लेकिन इन चीजों के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? पब्लिक कॉर्पोरेशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंडरटेकिंग और अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी एक्ट उसके ऊपर लग रहा है। आर्मी एक्ट एक अलग चीज है। आर्मी एक्ट के अंदर ये बताया गया कि ये कौन से लोग हैं, आगे वहां पे तफसील दी हुई है पब्लिक कॉर्पोरेशन का क्या मतलब है। नहीं बैंक, नहीं, यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आर्मी एक्ट अलग चीज़ है। वो ये बता रहा है कि इसमें दिया हुआ है ना ये कि ना कंटेम्परेरी नहीं होगी कोई चीज़ जो आर्मी एक्ट में, जी जी, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द आर्मी एक्ट। बिल्कुल। मतलब जितने भी सर्विंग पर्सन हैं और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं चाहे किसी भी सूरत में, उनके ऊपर नैब ऑर्डिनेंस लगेगा। उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है उनके ऊपर आर्मी एक्ट अप्लाई होगा। जी जी, सर मेरा यही सवाल है, जैसे CMH में कोई आर्मी ऑफिसर डॉक्टर है
वो यूनिफॉर्म में भी है, वो पब्लिक डीलिंग में भी है, तो वो आर्मी एक्ट के तहत उसको सजा दी जाएगी, नैप में के अंडर वो नहीं आएगा। जी जी जी, आर्मी एक्ट इस पे एम्पलीफाई होगा, नैब ऑर्डिनेंस नहीं लगेगा आर इस पर। जी, और सेम एज इट इज, अगर कोई है अस्करी बैंक है, वो आर्मी ऑन बैंक है, उसका चेयरमैन या सीईओ है, वो इन यूनिफॉर्म है और वो उस बैंक को रन कर रहा है, उस पर नैप कहता है कि लागू होगा। ऐसा ही है बिलाल भाई? नहीं, ये थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर ये होता है कि आर्मी के वो पर्सन जो कि पब्लिक कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, अगर उसके लिए देखें उसने एक्सेप्ट कर दिया, बाकियों को सबको वो एग्जेम्पशन देता है, सिर्फ किन को नहीं देता, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन में है उनके ऊपर नैब वो कहेगा उनका कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर है, क्योंकि वो पब्लिक के पैसे के ऊपर काम कर रहे हैं और पब्लिक की डीलिंग कर रहे हैं। इस वजह से ये सिर्फ थोड़े से लोग हैं, और उसके बारे में जहाँ पे डिफाइन है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट उसके ऊपर कोई एक्शन लेता है तो फिर नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेंट इन दी पाकिस्तान आर्मी एक्ट, इसका कहने का मतलब ये है अगर वो कुछ करता है तो फिर हम कुछ नहीं करते, लेकिन वैसे अकाउंटेबल है अगर वो पब्लिक कॉर्पोरेशन और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के काम कर रहा है। देखें अगर एक आर्मी यूनिफॉर्म पर्सन है और वो करप्शन कर जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन लास्ट में करें, क्वेश्चन लास्ट में करें, चलें लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी बस सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखें कि पूरी आर्मी से एग्जाम्प्ट है सवाए उन लोगों के जो पब्लिक कॉर्पोरेशन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के काम करते हैं, बाद में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और वो बंदे जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो फिर आम पर्सन बन जाते हैं, सिविलियन में आ जाते हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पे पहुंचे थे। ऑफेंस, ऑफेंस का क्या मतलब होता है? ऑफेंस, वॉइस आ रही है? हेलो, जी जी आ रही जी है, आ आप रही है, बोलिए। वॉइस आ रही है। ओके ओके। ऑफेंस का क्या मतलब होता है? ऑफेंस का मतलब, यहाँ ऑफेंस के मतलब बहुत सारे हैं, पीनल कोड के अंदर अलग दिया हुआ है और मुख्तलिफ लॉज के अंदर मुख्तलिफ दिए हुए हैं, लेकिन इस लॉ के लिए ऑफेंस का मतलब ये है ऑफेंसेस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, दो चीजें हैं, ठीक है। Corruption and corrupt practices as defined in the ordinance and include the offences specified in the schedule to this ordinance। दो चीजें होगी, corruption and corrupt practices, दो चीजें होगी। करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस के आगे बताएगा कि क्या क्या चीजें होती है। इसके अलावा शेड्यूल के अंदर और भी ऑफेंस बताए गए हैं, आखिर में स्केड्यूल है उसके अंदर भी है, वो भी ऑफेंस है। जो वो कमिट करता है वो ऑफेंस के अंदर आ जाता है। पर्सन, पर्सन कौन है? पर्सन के अंदर यहाँ पे सिर्फ इतना से डिफाइन किया हुआ है पर्सन, एक तो ये सिर्फ लॉ का थोड़ा सा पॉइंट है, इसको समझिएगा। पर्सन दो किस्म के होते हैं लॉ के अंदर, एक लीगल पर्सनैलिटी होती है और एक पर्सन होता है, या आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं और पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे ये डिफाइन करना चाहता है कि आप पर्सन को सिर्फ ये ना समझिएगा कि आप पर्सन है, अगर आपके नाम पे कोई कंपनी है या किसी और आप कंपनी के डायरेक्टर हैं ये वो, तो कंपनी भी पर्सन है, ठीक है, वो भी अकाउंटेबल है, तो कितनी सी बात है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तान हो। मूवेबल कहते हैं जो कि मूवेबल होती है, इमूवेबल जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना किया जा सके, जैसे लैंड वगैरह। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हर वो चीज़ जो कि गवर्नमेंट से रिलेट करती है, गवर्नमेंट ने आपको दी थी, गवर्नमेंट ने आपको डोनेट की थी, गवर्नमेंट ने आपको गिफ्ट की थी। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ आपको दी हुई है तो वो आप उससे कोई यानी फ़ायदा उठाते हैं, तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो ग्रांट्स भी हो सकती हैं और कोई गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो सकती है, ठीक है, वट एवर पर्पज बाय अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस। और इसके अंदर वो चीज़ें भी आ जाती हैं जैसा कि नवाज शरीफ केस में ये भी था कि जी ये तो फलाने ने मुझे गिफ्ट किया है, फलानी गवर्नमेंट ने, फलाने तलाल शेख फलाना
तो भाई गवर्नमेंट को दिया, अगर गवर्नमेंट को दिया तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई यार। तो सिर्फ क्या है, ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा था कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर भी, तो वो उसके अकाउंटेबल है। विलफुल डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट जानबूझ के कुछ करना, क्या है वो कभी बताएगा कि जानबूझ के गलती करना। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, विलफुल डिफॉल्ट के अंदर क्या चीज़ आती है, अ पर्सन और अ होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस या उसके अलावा कोई कोई बंदा is said to commit an offense of willful default under this order if, अगर he does not pay, अगर वो ना पे करे, और continues not to pay, ठीक है, या वो कंटिन्यूसली नहीं पे कर, और रिटर्न और रीपे टू द अमाउंट, उसके ऊपर कोई चीज है, मतलब वो लाइबल है कि भाई आपने इतने पैसे देने हैं, वो नहीं दे रहा। ये वो बंदा नहीं है कि इसने कोई वो किया, इसके ऊपर इल्जाम आ गया कि इसने इतने पैसे देने हैं, या इसने इतना लोन लिया था, या कोई भी बंदा हो सकता है अपने बिजनेस के लिए लोन लिया कुछ, बस ये बंदा लाइबल हो गया कि इसने इतने पैसे देने हैं, कोई भी बंदा हो सकता है। और रिटर्न रीपे, इसको मौका दिया जाता है कि ये रीपे कर दे टू दी बैंक, अगर बैंक के मामला हैं, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके गवर्नमेंट ने कहा तो गवर्नमेंट को देने, स्टेट्यूटरी बॉडी है उसको देने होंगे, और एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द कंट्रोल बाय अ गवर्नमेंट ऑन द डेट दैट इट बिकेम ड्यू, कि भाई ये आज 4 तारीख है, 4 तारीख तक हमने देने थे, तो वो ड्यू डेट आ गई है। As per agreement containing the obligation to pay, return or repay, according the law, rules, regulation, instruction issued, notified by the state bank, financial institution, cooperative societies, treasury authority established। अच्छा, ये तो हो गया भाई, उसे एक डेट बताई जाती है कि भाई इस डेट पे तूने ये पैसे देने हैं। अब वो नहीं दे पाता, तो इसके अंदर यहाँ पे एक बात है, एंड अ 30-day नोटिस हैज बीन गिवन टू सच पर्सन और होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। फॉर एग्जांपल आज 4 तारीख है, आज मैंने पैसे देने थे, ठीक है, तो आज भी मुझे नोटिस मिल सकता है कि 30 डे नोटिस मिल सकता है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर आप जमा करवा दें, तो उसको 30 डेज का नोटिस देना लाजमी है यहाँ पे। इसका मकसद ये है कि विलफुल डिफॉल्ट वो बंदा करेगा जिसको 30 डेज का नोटिस भी मिल चुका हो, उसके बाद भी वो ना पे कर सका हो। तो ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के मुख्तलिफ उनके अपने लॉज और रेगुलेशन हो सकते हैं कि वो कितने दिन देते हैं, जितने भी दिन देते हैं, वो 6 महीने देते हैं, 10 महीने देते हैं, ठीक है, जैसे बैंकिंग के अंदर वो 7 डेज का नोटिस देते हैं, ठीक है, उसके बाद भी 30 दिन का नोटिस देना होगा, उसके बाद नहीं देता वो विलफुल डिफॉल्ट के अंदर आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट विलफुल डिफॉल्ट। मुनीर भाई आप क्यों नहीं सुन सकते मुझे, कोई इशू आ रहा है वॉइस में? हाँ जी मुनीर भाई, आपके स्पीकर का मसला होगा, क्लियर है, साउंड क्लियर है। अच्छा जी जी, देखें, तो प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट विलफुल डिफॉल्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस इफ सच पर्सन होल्डर पब्लिक ऑफिस वाज अनएबल टू पे, रिटर्न और रीपे। अच्छा, अब इसके अंदर वो विलफुल डिफॉल्ट के अंदर वो बंदा नहीं आएगा जो पे ही नहीं कर सकता, ये उस बंदे के लिए जिसका पता भी है कि इसके पास पैसे हैं और इसने देने हैं और वो जानबूझ के नहीं देता, तब विलफुल डिफॉल्ट है। अगर एक बंदा नहीं दे सकता तो वो फिर एक अलग बात है, ऑफेंस, वो भी ऑफेंस है, लेकिन वो दे नहीं रहा, ठीक है। ये विलफुल डिफॉल्ट असल में इसलिए डिफाइन किया जा रहा है, आगे फिर उसकी फिर प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको फ्रीज करते हैं, वहां से वो सारी चीजें लेते हैं, ठीक है। अनएबल टू पे, जिसके पास कुछ होता ही नहीं है, वो दे नहीं सकता, तो वो विलफुल डिफॉल्ट के अंदर नहीं आता। तो मैंने सिर्फ उसको अंडरलाइन कर दिया कि इसको बोल्ड कर दिया, अनएबल टू पे, जो बंदा नहीं दे सकता वो विलफुल डिफॉल्ट के अंदर नहीं आता। एक और, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट कंसर्निंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अ 7 days नोटिस हैज आल्सो बीन गिवन टू सच पर्सन होल्डर ऑफिस बाय द गवर्नर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो 7 days का एक नोटिस दिया जाता है बैंकिंग की तरफ से, तो वो जो बैंक के इंस्टीट्यूशन है उनके लिए 7 days का नोटिस होता है बाय द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी उसके अंदर, मतलब वो 7 days उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, वो 30 days अलग है। Provided further that aforesaid 30 days or 7 days notice shall not apply to cases pending trial। अच्छा, ये जो 30 days का नोटिस दिया जाता है ना, ये 30,
मुनीर भाई, आपके स्पीकर का कोई मसला होगा, आप अपना कोई नेट वगैरह का इशू चेक करें, आवाज़ क्लियर है तो। अच्छा, ठीक है। 30 days और 7 days नोटिस शैल नॉट अप्लाई टू दी केसेस पेंडिंग ट्रायल। अब एक पहले से ट्रायल चल रहा है, उसके अंदर एक नई चीज पता लग जाती है कि ये भी विलफुल डिफॉल्ट है, तो उसको 30 डेज का नोटिस और ये 7 डेज का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वो तो अकाउंटेबल है, बस ट्रायबल है, बस ट्रायल के अंदर चल रहा है, तो बस उसको लेके आए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होना शुरू होता है। इससे पहले तो सारा डेफिनेशन वगैरह थी, तो उसके अंदर बस वो थोड़ी सी बातें थी। जज ऑफ अ कोर्ट हु इज सर्विंग। बिलाल भाई, आप सॉरी मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, आप कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ये 7 डेज और 13 डेज ये थोड़ा वापस क्लियर कर दें सर, ताकि हम चलते जाएं तो क्लियर होते सिंपल है, जाए। सिंपल। थोड़ा सा ही मसला हो रहा है। आप इसको पढ़ने के उस पर ध्यान ना दें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। किस बंदे को बिल्कुल डिफॉल्ट डिक्लेयर करना है ना, तो उसको 30 डेज का नोटिस देना होता है गवर्नमेंट में, बस ये है। 30 डेज के बाद भी वो ना दे सके तो वो विलफुल डिफॉल्ट के अंदर आता है, अदरवाइज वो बंदा विलफुल डिफॉल्ट के अंदर नहीं आता। और जो बंदे के पहले ट्रायल चल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर अदालत के अंदर, तो उसके लिए 30 डेज का नोटिस देने का जरूरी नहीं है। ठीक है। नोटिस कौन देता है? अक्यूज, ये मतलब 7 की वो अपील अक्यूज करता है या नैब देती है या नहीं नहीं बैंक नहीं नहीं देता है? नहीं, नो नो, ये जिस डिपार्टमेंट का वो डिफॉल्टर होता है वो देता है। ठीक है। अच्छा, जिस जो भी इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट जी होगा। जी, कोई भी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो देते हैं सही, नोटिस राइट के सर। भाई पैसे दे दें हमारे वापस, नहीं तो हम जो है ना आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, सही हो गया सर, थैंक यू। क्योंकि वो फिर कंप्लेन लॉन्च करते हैं ना जाके। कभी कभी नैब खुद भी पकड़ता है, लेकिन लोग जाके कंप्लेन लॉन्च करते हैं। जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करते हैं नैब के अंदर कि जी ये हमें बंदा ये मशकूक लग रहा है, इस बंदे ने इतनी ट्रांजेक्शन की और हमें पैसे नहीं दे रहा, और इस तरह कहता है। तो या स्टेट बैंक कहता है कि वहाँ पे एक फ्लैग कॉन्सेप्ट होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिस बंदे की ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाए वहाँ पे एक फ्लैग नज़र आता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, तो वो नैब को बताता है कि इस बंदे को चेक करो ना, हम इसको नोटिस भी दे रहे हैं, तो इसको आप चेक कर लें। अभी 30 डेज का नोटिस दे दिया हमने, तो उसके बाद आप चेक कर लें। तो वो ये इसलिए होता है ताकि उस बंदे को एक मौका दे दिया जाए कि भाई देना चाहते हो तो दे दो। 7 डेज वाला इसके अंदर कंफ्यूज ना हो, ये बैंकिंग के लॉज का एक अपना एक रूल है कि वो अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जाते हैं या उसे एक वो 7 डेज का नोटिस देते हैं, तो इन्होंने कहा कि 7 डेज को अलग से निकाल दें, 30 डेज अपनी जगह पे हैं। 7 और 3 37 हो जाएंगे अगर बैंकिंग के मामला में होगा। ठीक है, ओके ओके। यार बिलाल भाई, जी ये जी। इसमें काफी अभी टाइम लग रहा है इसको वो करने में, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये फिर एक ही सेशन में ये सारा कवर हो पाएगा। नहीं नहीं, एक सेशन में तो जिस कभी भी नहीं पेस होगा। से हमने आज 16 का होगा और 16 ABP नहीं करेंगे, हम 16 तक करेंगे इंशाल्लाह। 10 बजे तक खत्म कर देंगे इसको, कंक्लूड कर देंगे। अच्छा अच्छा, शुरू ठीक में ज्यादा टाइम लगता है, आपको तो पता भी होगा। लॉ को जब भी स्टार्ट करते ठीक हैं ठीक ठीक शुरू में डेफिनेशंस पे टाइम लगता है, आगे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अभी ठीक। आगे शुरू हो जाएगा तो आगे हमने जस्ट फिंगर टिप्स पे इसको करना है कि आगे क्या है। शुरू में हमेशा कोई ओके। भी लॉ डेफिनेशन पे मुश्किल होता है। अच्छा जी, टेन्योर ऑफ अ जज, ये साइड पे हेडिंग दी हुई है, इसको देखते जाइएगा। टेन्योर ऑफ जज, जज का क्या टेन्योर होगा? जज की डेफिनेशन ऊपर गुजर चुकी है, सिर्फ यहाँ पे टेन्योर की बात हो रही है। जज ऑफ अ कोर्ट हु इज अ सर्विंग डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शैल होल्ड ऑफिस 3 ईयर। 3 ईयर सिंपल याद रखें, 3 ईयर होता है बस। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको जरा कंफ्यूजिंग लगेगी लैंग्वेज, कि वो ये बताते हैं कि अगर वो बंदा था जो रिटायर्ड हो गया उसके लिए क्या है, उसके लिए सबके लिए 3 ईयर है। ठीक है। अच्छा, a judge shall not be removed or transferred from his office before the completion of the term with his office without consultation of the Chief Justice of the High Court concerned.
उसको आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते जब तक चीफ जस्टिस को नहीं, उससे आप नहीं पूछ लेते, ठीक है। उसको आप मतलब उससे कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, ये बात, ठीक है। उसकी जो चीफ जस्टिस आप कंसर्न हाई कोर्ट, यानी पंजाब में होगा तो पंजाब के जो लाहौर के होंगे, इस तरह जहाँ का होगा वहाँ का चीफ जस्टिस, उसको आपने एतमाद में लेना होगा। अच्छा जी, ये देखें ये पेंशन इनकम्बेंट जज मतलब क्या है? जी, कहाँ पे? इनकम्बेंट जज, ये 5A के नीचे जो टेन्योर में इनकम्बेंट जज, ऊपर ऊपर। ये एन इनकम्बेंट जज, जी जी, नहीं, हाँ ये इनकम्बेंट जज वो होता है जो कि मतलब वहां पे सर्विंग डिस्ट्रिक्ट जज जो कोर्ट का जज है, इनकम्बेंट जज। वापस रिपीट कर दे, आपकी वो चले गई थी। मैं कह रहा हूँ इनकम्बेंट जज वो होता है जो कि सर्विंग जज होता है, मतलब उस कोर्ट का जो जज होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। ये फर्क इसलिए आपको नजर आ रहा है कि ये इनकम्बेंट जज यहाँ पे 24 अप्रैल 2001 ये इसलिए क्लियर किया जा रहा है कि ये जब ऑर्डिनेंस बन रहा है तो इससे पहले जो जजेस वहाँ पे अगर काम कर रहे थे तो उनके ऊपर क्या लागू होगा, या 2001 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी तो उनसे पहले वाले जजेस का क्या होगा, ये इसलिए थोड़ा सा इन्होंने वो किया हुआ है, लेकिन ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ये बेसिकली इनकम्बेंट का आई थिंक मीनिंग पूछ रहे हैं, और सर इनकम्बेंट मतलब का मतलब सिंपल होता है, मैंने कहा सर्विंग जो ड्यूटी के ऊपर जज बैठा होता है उसको इनकम्बेंट हाँ, जज कहते हैं। करंटली होल्डिंग ऑफिस जो हाँ होता है। सिंपल, इसका तो कोई वो करंट जज को कहते हैं, या आप कह लें जो सर्विंग जज होता है, ड्यूटी जज हो, मतलब जो ड्यूटी पे मौजूद होता है उस टाइम, सही है सर, ठीक थैंक है। यू। पेंशनरी बेनिफिट्स, पेंशन मिलेगी इनको कि नहीं मिलेगी, क्या करेगा, मतलब एक पहले से सेशन जज है वो रिटायर्ड हुआ है तो वो जब जज बनता है तो उसकी पेंशन का क्या होगा, सिंपल है। इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि उसको वो वाली पेंशन मिलेगी, वही वाली मिलेगी, पहले ये यहाँ वाली सर्विस पूरी कर ले तो उसको वो वाली पेंशन मिलेगी, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है हिज सर्विस एज अ जज ऑफ अ कोर्ट बीइंग ट्रीटेड एज अ सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द दैट पेंशन, ठीक है। मीन्स अगर वो सर्विंग जज है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, तो उसको सिर्फ उसकी सैलरी मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी पुरानी। और पुरानी आफ्टर पेंशन, जब भी हाँ जब आखिर में आएगा तो फिर इस कोर्ट के लिहाज से उसे पेंशन दे दी जाएगी। ये देखें, जज ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट का मतलब ऊपर हमने बता दिया था, यहाँ पे कोर्ट का मतलब नैब कोर्ट है, ठीक है। थोड़ मीन्स थोड़ मेरा ये सवाल था कि जो जज है रिटायर्ड हो गया है और उसको उसने अपने आप को अपॉइंट वो मतलब वो अपॉइंट हुआ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के लिए, तो वो ऑलरेडी एक जॉब से रिटायर हो चुका है, तो उसकी पेंशन मिलती रहेगी नो नो, या सिर्फ सैलरी मिलेगी? वो हमेशा ये होता है कि जब आप अगली किसी सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आपकी वो पेंशन वहीं पे रुक जाती है, तो आपको अगली, इसने कहा कि आपको अगला जज की रेम्यूनरेशन मिलेगी, पे मिलेगी जब आपकी पेंशन कंक्लूड होगी, तो आप जिस कोर्ट के अंदर अपॉइंट हुए हैं ये कोर्ट, उसके लिहाज से आपकी कैलकुलेट की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, इसकी तनख्वाह कम से कम नैब कोर्ट के जज की तनख्वाह कम से कम 9 से 10 लाख रुपये, क्योंकि हाई कोर्ट के लेवल का जज होता है, हाई कोर्ट का जज नहीं होता लेकिन हाई कोर्ट की इसकी क्वालिफिकेशन होती है। सेशंस कोर्ट के बराबर नहीं होता? नो नो नो, सेशन कोर्ट के बराबर नहीं होता, इसके लिए लाजमी होता है कि ये इसकी क्वालिफिकेशन हाई, मतलब वो वाला, एलिजिबल हो हाई कोर्ट के जज के हाँ लिए? एलिजिबल हो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सही होगा। ये इस पे वैसे बिलाल भाई एक बार अगर थोड़ा सा कंफर्म करवा दे, क्योंकि जी इनकी जी, जो अपील्स होते हैं तो फिर हाई कोर्ट में ही जाती है ना। बिल्कुल जाती हैं, सिर्फ बाथूर भाई आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, इसी तरह जितनी भी वो जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, एंटी नार्कोटिक कोर्ट्स होगी, एटीए होगी, एंटी टेररिज्म कोर्ट होगी, सब के जजेस की क्वालिफिकेशन का मेयार वो है कि वो जज क्वालिफाई करे हाई कोर्ट का जज बनने का, वो बनना होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे आ भी जाएगा, आगे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं हो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो क्या मतलब है इसका? देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। नैब किस लिए? नैब फॉर होल ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा जी, आ गया, यहाँ से अब शुरू हो गया। अब मैं तेज तेज जाऊंगा तो इसमें ज़रा
कोई इतनी वो बड़ी बातें नहीं है। चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, देयर शैल बी आ चेयरमैन। ठीक है, ये मैं ज़रा क्लियर कर दूं, पिछले दिनों बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, बार बार मैसेज आ रहे थे कि एक चेयरमैन है, दो डिप्टी चेयरमैन है। मैंने कहा कहाँ से दो डिप्टी चेयरमैन आ गए भाई, जब लॉ के अंदर एक लिखा हुआ है, अभी आगे डिप्टी चेयरमैन भी एक ही है। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लें। अभी देख लें, देयर शैल बी अ चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इन कंसल्टेशन विद दी, किसके साथ कंसल्टेशन करेगा? लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। दोनों एक नाम असल में होता है इस तरह कि दोनों दो तीन नाम देते हैं सामने। ठीक है, दोनों मिलके लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस नाम लिख के देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जितने नाम मांगे उतने नाम देते हैं। ठीक है, वो उसमें से सिलेक्ट करके चेयरमैन नाम बना देते हैं। फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर का टाइम। अपना माइक जरा म्यूट कीजिएगा। बिलाल भाई आप अपने उससे म्यूट करा सकते हैं इन्हें एज एन एडमिन। चले, हो गया। देयर शैल बी चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किससे? लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों मिलके नाम देंगे, उनमें नामों में से वो कर लेगा। नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड होता है 4 ईयर, 4 ईयर से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। अच्छा जी, उसको रिमूव नहीं कर सकते सिवाय रिमूव करने के क्या चांसेस है? रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को कैसे रिमूव किया जाता है, इसका एक लंबा प्रोसीजर है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनी हुई है, उसके अंदर पूरा सिस्टम है उसके लिहाज से। तो जब तक ये वो नहीं होता तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। इवन के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी खुद नहीं कर सकता जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा अपना अलग से मेयार है कि किस तरह बंदे को रिमूव किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन नैब शैल कंप्लीट द। अच्छा, ये जब लॉ बनता है ना तब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए ये लिखा जाता है कि अभी जो बंदा है वो 4 साल अब से पूरे करेगा या पहले से उसके 4 साल। तो उन्होंने लिख दिया कोई 4 साल, ये आपके काम करने। ठीक है, द चेयरमैन में इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो किसको बताएगा? प्रेसिडेंट को बताएगा। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये मैंने खुद लिखा क्वालिफिकेशन, असल में एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ। आप पर्सन, अच्छा कौन है करंट चेयरमैन? कौन है? वो है जस्टिस रिटायर्ड जावेद साहब। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन ये देखें। क्वालिफिकेशन इज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आजकल कौन है? जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस नहीं, जज रहे हैं। ठीक है, 11 अक्टूबर 2017 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है फॉर चीफ जस्टिस ऑफ और आज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है रिटायर्ड। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, is a retired officer of the armed forces of Pakistan equivalent to the rank of lieutenant general. ठीक है, is a retired federal government officer in BPS 22। ठीक है, या कोई सेक्रेटरी वगैरह हो सकता है, कोई भी 22, उसको किसी को भी कर सकते हैं और इक्वलेंट। ठीक है, अच्छा जी, चेयरमैन साहब ना हुए तो एक्टिंग चेयरमैन कौन होगा? ये डिफरेंट होता है। डिप्टी चेयरमैन इज अ डिफरेंट थिंग, एक्टिंग चेयरमैन इज अ डिफरेंट थिंग। एक्टिंग चेयरमैन वो होता है जब नैब के चेयरमैन साहब नहीं होंगे तो कौन वहां पे चेयरमैन होगा? अच्छा, वो होगा एंड व्हेन द चेयरमैन नैब इज एब्सेंट अनेबल परफॉर्म टू। ठीक है, तो डिप्टी चेयरमैन साहब क्या करेंगे? एक्टिंग चेयरमैन होंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, डिप्टी चेयरमैन साहब एक ही होते हैं। जब चेयरमैन साहब नहीं होते तो वो एज अ डिप्टी चेयरमैन जो है वो एक्टिंग चेयरमैन काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर डिप्टी चेयरमैन भी ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे कि एनी ऑफिसर ऑफ द नैब ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन नैब जिसको क्या किया जाएगा वो चेयरमैन होगा, वो एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम करेगा। डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये आ गई हेडिंग इसकी, ये यहाँ से आ गया। देयर शैल बी आ डिप्टी चेयरमैन, ये देख लें, ये क्लियर कर लें। आ डिप्टी चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा। हुसैन असगर साहब हैं,
BPS 21 में रिटायर्ड हुए थे, अप्रैल 2019 के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है। कौन इनको अपॉइंट करता है? बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसकी जगह पे वो भी कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट की जगह पे, मतलब प्रेसिडेंट ओहदे का नाम है, ठीक है। इन दी कंसल्टेशन ये विद दी, अभी ऊपर जी जी BPS 22 एज मतलब रैंक लिमिट लिखी हुई थी तो इनकी 21 है। जी 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 बिल्कुल, कि ये BPS 21 तक का भी रख सकते हैं, मिनिमम 22 वाला भी रखें कोई मसला नहीं, लेकिन मिनिमम 21 वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, किससे पूछ के बिलाल रखेंगे? भाई, जी जी ये जो एक मेजर रिटायर्ड थे, नाम मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो चेयरमैन नैब रह चुके थे, शायद आपको याद हो, मेजर कोई रिटायर्ड थे, वो किस बेसिस पे थे? आई डोंट नो, वो मेजर रिटायर्ड, वो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हुए होंगे, मेजर वो आर्मी से उधर चले गए होंगे, आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा, ऐसे ही होगा, कैप्टन भी होते हैं इस तरह तो, ठीक है, अच्छा अच्छा, उस तरह ठीक। चेक कर लें। कोशिश करें क्वेश्चन आखिर में रखें, अपने पास नोट करते जाएं, हाँ हाँ, सही मैं सही, इसको सॉरी। कंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। जी। चेयरमैन नैब की कंसल्टेशन से रखेगा, ठीक है, और इसका काम क्या होता है डिप्टी चेयरमैन का? वो असिस्ट दी चेयरमैन नैब जो भी कहे वो करे बस। क्वालिफिकेशन क्या है? अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड चेयरमैन अनलेस, कब तक? इज और हैज बीन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इक्विवेलेंट टू रैंक मेजर जनरल। बात ही खत्म कर दी उन्होंने, कहा पहली बात ही है फौजी होना चाहिए, अगर फौजी नहीं है हैज बीन फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर BPS 21, ठीक है, या ये होना चाहिए, ये कोई जज चाहिए कुछ भी नहीं, बस या फौजी हो या पब्लिक ऑफिसर जो रिटायर्ड हो। The deputy chairman NAB shall hold office for a non-extendable 3 year, वो 4 ईयर, ये 3 ईयर। डिप्टी चेयरमैन साहब 3 साल के लिए आएंगे, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। कब तक रिमूव नहीं किया जा सकता? जब तक इनके ऊपर मिसकंडक्ट अंडर द गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल 1973 के तहत इनके ऊपर चार्ज ना लगाया जाए, उसका एक अलग पूरा प्रोसीजर है। उसके लिहाज से अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते तो उसको डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, प्रोसिक्यूटर जनरल इस तरह होता है भाई, जैसे पूरी स्टेट होती है, स्टेट को इनका काम क्या होता है असल में प्रोसिक्यूटर का? पाकिस्तान का जो प्रोसिक्यूटर होता है उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो प्रोविंस का होता है उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। तो इसी तरह नैब ने अपना रखा प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। ये होता किस लिए, इनके काम क्या होते हैं, ये एडवोकेट जनरल और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एडिशनल, और ये होते क्या है? ये इस वजह से होते हैं, ये प्रोसिक्यूटर और अटॉर्नी जनरल ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कोर्ट के सामने। कोर्ट ने अगर कोई बात भी पूछनी है कि गवर्नमेंट ने क्या किया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान देते हैं, प्रोविंस में एडवोकेट जनरल देता है। अगर नैब किससे कुछ पूछना है कि नैब प्रोसिक्यूट कर रही है किसी बंदे को, कि क्यों कर रहे हो, उस बंदे को क्या कर रहे हो, तो उसके जवाब कौन जमा करवाता है? प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी करवाता है। उसने आगे कितना स्टाफ हायर किया होता है, वो आगे क्या है, वो सब उसके अंडर आएगा, लेकिन उसको कहा जाएगा प्रोसिक्यूटर जनरल। आगे फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, एडिशनल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनका काम ये होता है कि असिस्ट करना कोर्ट को कि नैब ने ये किया। नैब क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, असल में नैब किसका इदारा है? स्टेट का, गवर्नमेंट का इदारा है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसल्टेशन विद द चेयरमैन नैब से साथ मिलके मे अपॉइंट एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सलाहियत हो उस बंदे के अंदर, उस बंदे को अप्लाई कर सकते हैं। आजकल कौन है? रिटायर्ड जस्टिस सैयद असगर हैदर साहब है, ठीक है, ये प्रोसिक्यूटर जनरल है अकाउंटेबिलिटी। The prosecutor general shall hold independent office of the time on whole time basis, मतलब ये फिर वकालत नहीं कर सकते। वकील साहब होते हैं या जज साहब होते हैं, जज भी रिटायर्ड हुआ होता है तो वो उसके अलावा कोई अपनी वकालत वकूलत या कोई ऑफिस या कोई मतलब कोई और काम नहीं कर सकते, किसी और जगह पे कोई और काम नहीं कर सकते। The prosecutor general accountability shall hold office for the period of 3 years non-extendable, इसको extend नहीं किया जाता। The prosecutor general accountability shall not be removed from office except on the grounds of removal of the judge of the Supreme Court of Pakistan, वही वाला तरीकेकार इनका भी। The prosecutor general accountability may be by writing under this address को president of Pakistan को resign दे सकता है। The prosecutor general of Pakistan shall give advice to the, इसका काम क्या है कि चेयरमैन नैब को एडवाइस दे लीगल मैटर्स में, लीगल मैटर्स के अंदर और परफॉर्मेंस के अंदर, और ड्यूटीज लीगल जितनी भी इसकी ड्यूटीज होती हैं कोर्ट को असिस्ट करना। अच्छा जी, ये देखें राइट ऑफ, इसके पास क्या है, ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल। इसका मतलब क्या होता है? ये लॉ की टर्म है,
ही शैल दी राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल। ऑडियंस इन ऑल ये तमाम कोर्ट्स के अंदर यही जवाब देगा, नैब की तरफ से तमाम कोर्ट्स में यही जवाब देगा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आ जाए, हाई कोर्ट आ जाए, जहाँ मर्जी की कोर्ट आ जाए, तो प्रोसिक्यूटर जनरल जवाब देगा। ओके ओके। The prosecutor general accountability with the approval of chairman NAB may appoint special prosecutor। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का आप नाम सुनते होंगे, ठीक है, बहुत सारे होते हैं हमारे, बहुत सारे जो वकील दोस्त और ये होते हैं, तो वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऐसे हो जाते हैं कि चेयरमैन नाब साहब उनके जानने वाले होते हैं, तो उसके लिए बस कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बस हाई कोर्ट का लाइसेंस, सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, तो वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो जाते हैं। 2 इयर्स के लिए होते हैं ज़्यादातर मोस्टली, अब पता नहीं आजकल किस तरह करते हैं, लेकिन 2 इयर्स के लिए होते हैं। इन केस ऑफ द इन केस ऑफ द प्रोसिक्यूटर जनरल इज एब्सेंट और अनएबल, तो वो फिर किसको, एनी अदर लॉ ऑफिसर को बता के जाएगा, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन नैब। उसकी जगह पे क्या होगा, लॉ ऑफिसर ही कोई पेश हो सकता है, तो वो जिसको कहेगा, तो या चेयरमैन नैब जिसको कहेंगे, तो वो बंदा पेश होगा। वो ऊपर एक बात आई थी, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के मतलब ऑफेंसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और इसके अलावा जो से ऑफेंसेस यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। तो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस पूरे आर्टिकल 9 के अंदर डिफाइन किया गया, व्हाट इज करप्शन। 2-3 चीजें देख लें, अ होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस और एनी अदर पर्सन, समझ आ गई। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के अंदर पूरी गवर्नमेंट सब कुछ आ जाता है, एनी अदर पर्सन सारे सिविलियन आ जाते हैं। उसको समझा जाएगा कि उसने कमिट किया है करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस, कब, जब वो ये काम करे। क्या करे, मैंने सिर्फ एक लफ्ज वो कर दिए, बाकी आपके काम का नहीं है। वो एक्सेप्ट करे ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, कोई ऐसा माल शाल इकट्ठा करे, ठीक है, यानी तोहफे तोहफे या मतलब तनख्वाह के अलावा रिश्वत और ये चीज़ें, वो मतलब एक जो चीज़ लीगल नहीं है उससे आगे फेवर में ले। एक ये चीज़ विदाउट कंसिडरेशन, एक चीज़ मतलब एक चीज़ पैसे पैसे विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कोई भी चीज़ लेनी होती है तो उसके बदले में कुछ देना होता है, उसने कुछ भी नहीं दिया और वो कोई चीज़ लेता है इलीगल उसमें। ये चीज़ें डिसऑनेस्टली फ्रॉड करके मिस अप्रोप्रिएट करे अकाउंट्स को, ठीक है, करप्ट डिसऑनेस्ट इलीगल मींस डिपेंडेंट्स और बेनामीदार चीज़ें, मतलब अपनी चीज़ें किसी और के नाम पे कर दे। ही मिस यूज हिज अथॉरिटी, ठीक है, किसी को फेवर दे गया। इशू एंड डायरेक्टिव पॉलिसी, और कोई ऐसे डायरेक्शन इशू करता है कहीं पे, कुछ ऐसे एसआरओ इशू करता है जिसकी वजह से क्या होता है, किसी को एग्जेम्पशन दे देता है टैक्स से, किसी को क्या करता है कि अगले बंदे को फायदा हो जाता है या अपने आप को फायदा पहुंचा रहा होता है बेनामीदार बन के, ठीक है, अगले बंदे को ऐसी मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है इसके अंदर, ऐसे डायरेक्शन ऐसे फैसले करता है कि अपने लोगों को सारी चीजें देता रहता है, ये चीजें आ गई। अच्छा, फिर विलफुल डिफॉल्ट भी इसके अंदर आता है। वो विलफुल डिफॉल्ट इसलिए ऊपर बयान किया गया था कि विलफुल डिफॉल्ट के अंदर आता कौन कौन है, तो विलफुल डिफॉल्ट वाला भी इसके अंदर आता है। ओके, अब क्लियर आ रही है। विलफुल डिफॉल्ट भी करप्शन के अंदर आता है। वॉइस ठीक आ रही है, मुझे मैसेज कर दीजिए अगर वॉइस ठीक आ रही है। जी जी कंटिन्यू। ओके ओके। अच्छा जी, चीटिंग, चीटिंग ये जो पाकिस्तान पीनल कोड लिखा हुआ है, ये हमारा ऑफेंसेस की एक बुक है, कोड है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी ऑफेंस होंगे वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डिफाइन है। तो उसका सेक्शन 415 है जो कि मुख्तलिफ ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जो कि मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटीज के बारे में हैं, तो वो चीटिंग की डेफिनेशन वहाँ पे लिखी हुई है। सिर्फ ये कह रहा है कि चीटिंग की डेफिनेशन वहाँ पे लिखी। इसी तरह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसकी भी डेफिनेशन वहाँ पे लिखी हुई है, सेक्शन 405 पे। ये आपको कोई चीज़ बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ करप्शन बन जाती है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 409 जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, वो जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। एड्स, असिस्ट, अबेट, अटेम्प्ट्स और एक्ट इन कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी के अंदर किसी को अबेट, किसी की मदद करना, किसी को कुछ करना, वो भी इसके अंदर। ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी नॉन बिलेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये ऐसी बात है कि इसने यानी जिस अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी ना,
उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक काला कानून है। ये काला कानून है मतलब एक बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी इन्होंने कानून की कि ये सारे ये ऑफेंस नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, किसी बंदे को बेल का राइट है ही नहीं है। नो कोर्ट, आगे क्या कहता है, नो कोर्ट शैल हैव jurisdiction to grant bail to any person accused of any offense under this ordinance। बीच में सेक्शन जिक्र किए हुए 426, 491, 497, 498, 561। तो 426 अगर आप देखें तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर का है ना, जैसे 491 है हिबियस कॉर्पस का, अगर किसी को अगवा मतलब क्या कहते हैं वो अनलॉफुल डिटेंशन में रखा जाता है तो उसको छुड़वाने के लिए वो 491 हिबियस कॉर्पस लगाई जाती है। 426 इस तरह है, और 497 और 498 के तहत हम क्या करते हैं, किसी को बेल दिलवाते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट। 5661 ए ये है कि हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कि उसमें कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है कि कोर्ट वो काम कर सकती है जो कि कहीं पे भी नहीं दिए। वो तो इन्होंने सबको बैन कर दिया, इन्होंने कहा आप बेल दे ही नहीं सकते भाई। नो कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ग्रांट बेल टू एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंडर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। हालांकि ये बेसिक राइट है हर सिटीजन का कि उसका फेयर ट्रायल किया जाए और अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम है तो उसको मौका दें, अगर वो पेश होता है तो उसको बेल दी। लेकिन उन्होंने कहा जी हम इसलिए बेल नहीं देते कि हम तो इसका आगे आएगा कि वो स्पीड जस्टिस के लिए इसके ट्रायल को विद इन 30 डेज कंक्लूड करना होता है, तो इस वजह से बेल का कोई मकसद नहीं बनता। 30 डेज के अंदर हमने डिसाइड करना होता है कि बंदा कसूरवार है नहीं कसूरवार, हमें लगा तो ठीक है, ना लगा तो हम छोड़ देंगे इस वजह से। लेकिन फरियाल तारपुर केस, जरदारी केस एंड अदर केसेस बेल हैज बीन ग्रांटेड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। हाई कोर्ट ने दी, हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, उसके पास एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है और वो एक अलग टॉपिक है पूरा, ठीक है, कि उसके ऊपर वो कैसे जुरिस्डिक्शन इन्वोक करके वो वहाँ पे चले गए, तो वो रिट जुरिस्डिक्शन में भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी इन्वोक कर लेते हैं। तो उनको बेल्स मिली, शुरू के अंदर बिल्कुल बेल का कोई रास्ता नहीं था, फिर जब ऐसे ऐसे ऑफेंस मतलब इन्होंने डालना शुरू किए लोगों के ऊपर तो हाई कोर्ट ने फिर बेल देना शुरू की कि भाई इस तरह नहीं हो सकता कि आप हर बंदे को उठा के बगैर वजह के ले जाए, ठीक है, जब बंदा पेश हो रहा है तो आपको क्या उससे क्या लेना है। तो अभी देखें बिलाल भाई, जी यहाँ पे रोफी तो हमारे लिए ले पर्सन काफ़ी मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करना आर्टिकल्स, तो भले हम 2 या 3 सेशन में कर लेंगे ऑर्डिनेंस पूरा, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। जरूरी है, 20 सवाल इससे आने। ये कहाँ तक कर लेते हैं, प्रैक्टिस इसको कर लें, पनिशमेंट फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस तक कर लेते हैं, ठीक है, आगे फिर डिफरेंट हो जाएगा, आर्टिकल 10 तक कर लेते हैं। हाँ आर्टिकल 10 तक कर लेते हैं, सही है, ठीक है। आपको चीज समझ आ जाएगी तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, जहां मर्जी से वो आपको क्वेश्चन दे दे वो इससे बाहर नहीं जा सकता ऑर्डिनेंस, बिल्कुल, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि यही है पर्पस। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी इदारा या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर बनता है तो वो एक एक्ट या ऑर्डिनेंस के तहत बनता है, वो उसके अलावा कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं वो रूल्स के तहत चलता है और रूल्स का आपसे वो नहीं पूछेगा क्योंकि रूल्स अंदर के होते हैं। रूल्स ये होते हैं कि भाई एडी नैब को कैसे अपॉइंट करना है, एडी नैब के लिए क्या सिलेबस रखना है, ये उनके रूल्स हैं, ठीक है। अगर एक बंदे ने छुट्टी लेके जाना है तो उसके क्या रूल्स हैं, वो आपसे नहीं पूछे जा रहे, आपसे ऑर्डिनेंस पूछा जा रहा है कि नैब क्या कुछ कर सकती है, ठीक है। तो नैब कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इसके, तो आप ये परेशान ना हो कि इसके अलावा भी कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा हम जी देख लें प्रैक्टिस की 11 जी में भी पढ़ रहे थे। जी ये no court shall have jurisdiction to grant bail to any person accused of any offense under this ordinance,
ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कहता है, इफ आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और एनी पर्सन द चेयरमैन नैब इज सेटिस्फाइड। अगर एक बंदा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है और चेयरमैन नैब साहब को सेटिस्फाई कर देता है दैट नो प्राइमा फेशियाई केस इज मेड आउट अगेंस्ट हिम, कि प्राइमा फेशियाई कहते हैं बादियुन नजर, मतलब बादियुन नजर यानी वाज़ेह तौर पे कोई चीज नजर नहीं फर्स्ट आ इंस्टेंस, रही। क्या कहते हैं बहादुर भाई? फर्स्ट इंस्टेंस हाँ, फर्स्ट जो principal आपको इंस्टेंस कह लें, ठीक है, उर्दू में कहते हैं बादियुन नजर, यानी नजर नहीं आ रहा कि आप ने कुछ किया है। आप चेयरमैन नैब को सेटिस्फाई करते हैं, इज मेड आउट अगेंस्ट हिम एंड द केस में बी क्लोज्ड। द चेयरमैन नैब शैल रेफर द मैटर टू अ कोर्ट फॉर अप्रूवल। बस वो लिख के देगा कि इसको रिलीज करें, एक्यूज रिलीज हो जाएगा इफ इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 10 देख लें, पनिशमेंट फॉर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। पनिशमेंट क्या होती है अगर किसी बंदे ने ऊपर वाला सारा काम इनमें से कोई एक भी कर दिया तो उसको क्या सजा देनी है? सजा इन्होंने बड़ी सख्त रखी है। इन्होंने कहा होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और एनी अदर पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ करप्शन। जी जी, हो जाएगी, शेयर हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं ले आप। ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस शैल बी पनिशेबल विद रिगोरियस इम्प्रिजमेंट। रिगोरियस इम्प्रिजमेंट होती है बामुशक्कत, कैद बामुशक्कत, मतलब जिसके अंदर ना जेल में आपको थोड़ा सा कोई काम दिया जाता है करने को, मरना शारना नहीं, कुछ लोग समझते हैं मार नहीं, थोड़ा सा मुशक्कत का काम दिया जाता है, आपसे कोई काम करवाया जाता है। फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, 14 साल तक की सजा हो सकती है आपको। ये अदालत डिफाइन करेगी कि आपको 14 साल की देनी है, 10 साल की देनी है, 2 साल की देनी है, 1 साल की देनी है, कितनी देनी है, ठीक है। एंड विद फाइन, और साथ आपको फाइन भी करेगी, ये लाजमी है यहाँ पे। जब एंड फाइन हो गया ना, अगर और होता तो लॉ के अंदर उसका मतलब होता है या फाइन करे या ना करे, एंड फाइन हो गया तो फाइन लाजमी होगा। क्यों होगा? क्योंकि करप्शन की है, करप्शन के अंदर तो पैसे होते हैं, तो पैसों के लिए फाइन करना होगा। कितना फाइन कर सकता है वो आगे बताएगा। एंड सच ऑफ द एसेट एंड पेक्यूनरी रिसोर्सेज, वो एसेट्स हो सकते हैं जो उसने लिए थे, ठीक है, जो बेनामीदार और ये वो उसके कुछ यूज किए हैं, या पेक्यूनरी, पेक्यूनरी कहते हैं माली, रिसोर्सेज ऑफ सच होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ऑफ पर्सन। फाइनेंशियल, हाँ, फाइनेंशियल कह रहे हैं, ऑफ सच होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और पर्सन आर फाउंड बी डिसअप्रोपोर्शनेट टू, जो उसने मतलब खराब किए, खल्त मल्त किए, जो उसने यूज किए, नॉन सोर्सेज ऑफ हिज इनकम और विच आर एक्वायर्ड बाय मनी, मतलब जो उसने इलीगल गेन किया ना अपनी इस्तात से ज्यादा, जो उसे मिल रहा था उससे ज्यादा, करप्शन और वो की जो उसने हिज नेम, ठीक है, जो बेनामीदार, शैल बी फॉरफिटेड। फॉरफिटेड मतलब कर्क किया जाएगा, कर्क मतलब खत्म किया जाएगा, मतलब हत्या लिया जाएगा, हत्या के क्या किया जाएगा, टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाया जाएगा, भाई ये आपका पैसा था, ये वापस लीजिए। और टू दी कंसर्न बैंक, या कंसर्न बैंक के अगर लोन देने थे तो उनको लेके वापस दिया जाएगा, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज दी केस में भी, या उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा। थोड़ा सा रह गया, बस ये इसको मुकम्मल कर लेते हैं। The offence specified in the schedule to the ordinance shall be punishable in the manner specified therein। हाँ जी, ये जो 14 साल वाली सजा है और किसी ऑफेंस में नहीं दी जा सकती, सिर्फ सेक्शन 9 में दी जा सकती है। बाकी जो ऑफेंस शेड्यूल के अंदर आगे बयान किए गए हैं, आखिर में स्केड्यूल बना होता है, उसके अंदर ऑफेंस है 3-4 हो रहे हैं, उसकी सजा जहाँ स्केड्यूल में दिए हुए वहाँ पे सामने लिखी हुई है, उसके अंदर ये वाली सजा नहीं दे सकते आप, ये सिर्फ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में दे सकते हैं, इसको नोट कीजिएगा। द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिस, हाँ वो हो सकता है किसी और ऑफेंस का नाम लिखे और आपसे पूछे सजा कितनी हो सकती है, तो वो वहां पे सामने लिखा होगा, आखिर में स्केड्यूल में पढ़ेंगे। द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट नेम द स्केड्यूल और टू ऐड, हाँ जी, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी ऑफेंस डाल सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, ओमिट कर सकती है, निकाल सकती है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। कल वो सोचे कि अच्छा ये ऑफेंस भी इसके अंदर डाल देते हैं, वो डाल सकती है। तो ये हो गया हमारे 11वां भी कर लेते हैं आप, इम्पोजिशन ऑफ फाइन। फाइन को बता देता हूँ फाइन किस तरह, ठीक है, फिर आगे नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। वेयर एन एक्यूज्ड फाउंड, वो जो ऊपर आया था ना एंड फाइन, फाइन का क्या मतलब है यहाँ पे, किस तरह फाइन लगाएंगे। वेयर एन एक्यूज्ड फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इन सेंटेंस टू पे अ फाइन, द अमाउंट ऑफ द फाइन शैल इन नो केस बी लेस देन द गेन
derived by the accused or any relative or associate by the commission of the offense। जो उसने ऑफेंस किया है उसके अंदर उसके ऊपर जितने का इल्जाम लगा है, जितना उसके ऊपर साबित होता है, उस अमाउंट से कम फाइन नहीं हो सकता, ज्यादा जितना मर्जी कर दें। ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम है कि 10 लाख रुपए की करप्शन की है, तो उनके ऊपर 10 लाख से 1 रुपया भी कम फाइन नहीं कर सकते। अगर वो साबित कर दिए, 7 सजा सुना दी है, तो वो फाइन जमा करवाएंगे तभी जान छूटेगी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा करते हैं उसके ऊपर कोई वो नहीं है, जितना मर्जी कोर्ट कर सकती है। तो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। एनी क्वेश्चन? बिलाल भाई, कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई थी, यानी कि वो 1 बिलियन से कम जो है उसके ऊपर ट्रायल नहीं कर सकता नैब, उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन फिर कल कर दीजिएगा। जी वो मैं कर दूंगा। 50 करोड़। हाँ, वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो आगे आएगा। ठीक है, वो ट्रायबल कितने हैं ना, वो आगे आएगा, तो वहाँ पे अच्छा, मतलब अमेंडमेंट्स जो अभी हुई थी 2000 में जी इमरान खान के दौर में। जी चल ठीक है जी। क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो बिलाल भाई 1 बाय 1 आप नेम कॉल कर लें, फिर सब अपने माइक ऑफ कर दें। हाँ जी, मोहम्मद हारिस भाई कोई क्वेश्चन? मैंने एक दो क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। एक तो आपने स्टार्ट में ना बताया था स्पेशल लॉ के बारे में और जनरल लॉ में डिफरेंशिएशन बताई थी, तब आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही थी, वो काइंडली दोबारा रिपीट कर देंगे? हारिस पे मैं रिपीट भी कर देता हूँ, और वो आगे एक पूरा सेक्शन आएगा। ठीक है, कि जनरल लॉ जो होता है, जितना भी जनरल लॉ होता है, वो जनरल कोर्ट्स आपको नजर आएंगे। स्पेशल कोर्ट्स स्पेशल ट्राइब्यूनल्स होते हैं या स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, जनरल लॉ ये है कि आपकी पीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर जो ऑफेंसेस बताए गए हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, उसके अंदर जो आप गलतियां करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या उसके रिकवरी के सूट्स होते हैं, ये जनरल लॉ होता है। जनरल लॉ के अंदर कभी भी आपसे नहीं कहा जाता कि आप साबित करें कि आप बेगुनाह हैं। आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा, वो साबित करेगा अदालत में आके कि इसने ये काम किया है। अगर वो साबित ना कर सका तो आप उसको उल्टा उसको डैमेजेस का सूट कर सकते हैं। नैब का क्या है, नैब या कोई भी स्पेशल लॉ, उसके अंदर क्या होता है कि एक्यूज्ड को बताना होता है कि जी मैं बेगुनाह हूँ। आपके ऊपर इल्जाम लग गया, आपने बताना है, आपने साबित करना है, मनी ट्रेल देनी है, कुछ भी दें, कतरी खत लाएं, कुछ लाएं, भाई आप बताएं कि मैं बेगुनाह हूँ। ये फर्क होता है। ये अभी आगे आएगा भी, सेक्शन के अंदर बयान किया हुआ है कि जो एक्यूज्ड होता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। हमारी लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एक्यूज्ड, ऑलवेज लाइज ऑन एक्यूज्ड इन स्पेशल लॉ। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक जब विलफुल डिफॉल्ट है उसमें दो तरह के नोटिसेस हैं, एक 30 डेज और एक 7 डेज स्टेट गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से। जी तो विलफुल डिफॉल्ट होने के लिए दोनों नोटिसेस जरूरी हैं या फिर सिर्फ 30 डेज वाले के बाद ही वो विलफुल डिफॉल्ट हो जाएगा? हाँ, अगर बैंक का होगा ना तो बैंक वाला वो 7 डेज का देगा, तो 7 डेज का पीरियड 30 डेज के अंदर नहीं गिनना। ठीक है, वो अपना 7 डेज वाला भी दे और 30 डेज वाला इस कानून की वजह से दे, नैब की वजह से। अच्छा, 30 डेज वो नैब का लॉ है और जो 7 डेज है वो बैंकिंग का लॉ है? हाँ, बैंक के अपने लॉज हैं, वो उसके मुताबिक देता है। स्टेट बैंक की अपनी रूलिंग्स हैं, उसके ऊपर दे देता है। चलें ठीक है। अच्छा, बस एक आपने अभी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में बताया था, एक मोहतसिब भी होते हैं, ये वफाकी और सूबाई मोहतसिब, इनका ये क्या होते हैं? नो, वफाकी मोहतसिब तो अलग कोर्ट है, वो दैट्स अ वो एक ब्यूरोक्रेट होता है, डिफरेंट जुडिशियल बॉडी है वो। ठीक है, वो अपनी एडजुडिकेशन करता है पूरी एहतसाब। वहां पे इनका काम नहीं होता। ये काम होता है जहां पे भी कोर्ट पूछे कि भाई हुकूमत ने क्या किया है, तो हुकूमत के बिहाफ पे अगर फेडरल गवर्नमेंट हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश होता है। ठीक है, और अगर प्रोविंस की हो तो एडवोकेट जनरल पेश होता है। आगे जितने भी एडिशनल असिस्टेंट और प्रोसिक्यूटर होते हैं वो सारे इसके नीचे होते हैं, लेकिन एक नाम यूज किया जाता है। इसी तरह नैब से अगर कुछ अदालत पूछेगी कि भाई नैब चेयरमैन साहब आपने क्या किया है, तो नैब चेयरमैन साहब को मे भी अदालती कार्रवाई का ना पता हो सकता है कोई लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हो। ठीक है, तो उन्हें तो नहीं पता अदालत क्या पूछ रही है, अदालत की लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए वो वकील साहब होते हैं जो कि अटॉर्नी होते हैं, या उसको कभी एडवोकेट जनरल, लेकिन नैब ने क्या कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल कहेंगे उसे, तो वो वहाँ पे उसके बिहाफ पे पेश होते हैं, नैब के बिहाफ। जो ये इसमें इनका सवाल है ना कि वफाकी मोहतसिब क्या है,
तो ये बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह मिसकंडक्ट कर रहे होते हैं, या जहाँ पे उनका अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज सही तरीके से नहीं सर अंजाम दे रहे होते, या इवन हरासमेंट वगैरह के केसेस आते हैं, जी तो जी, वो उनके एक खिलाफ अलग कार्रवाई अलग अलग कीजिए। बॉडी है, उसका वो एक, एडवोकेट जनरल से कोई लेना हाँ, देना नहीं है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एनी चलिए क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। बस यही क्वेश्चन थे मेरे। अच्छा ओके, क्वेश्चन मार्क के आगे क्वेश्चन मार्क कोई है इनका, कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मार्क का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है। अब्दुल सलाम साहब, अब्दुल सलाम साहब, हाँ बहादुर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम सलाम जी, कौन? हाँ अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम बात कर जी रहा हूँ। जी जी बताएं। अच्छा सर, वो 2-3 क्वेश्चन है सर, जी जी सुन लें। जी जी अच्छा सर, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा था कि सिलेबस में नेब ऑर्डिनेंस 1999 है, जी 1999 है, ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जामिनर जो है वो वहीं से ही क्वेश्चन बनाएगा, भले उसमें कितनी भी अमेंडमेंट की हो उसके बाद, वो जी जी आपका मैटर नहीं है, उसमें से आएगा। जैसे आपने कहा था ना कि अभी अमेंडमेंट 2010 तक आई है, तो आप वो पढ़ लें। तो ये जी चीज जी। थोड़ी क्लियर करनी थी, भले 2008 में कोई भी अमेंड हो, 2010 में, वो अच्छा हमसे सवाल नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूँ, वो में भी आपने पढ़ने में गलती होगी हो या बताने वाले को गलती होगी हो। एक्ट का नाम कभी चेंज नहीं होगा, 1999 ही रहेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 रहेगा, भले उसके अंदर 22 अमेंडमेंट हो जाती हैं या 20 अमेंडमेंट हो जाती हैं। तो इसी तरह नैब ऑर्डिनेंस 1999 है, उसके अंदर जितनी अमेंडमेंट होंगी आपसे वो रिक्वायर होंगी, क्योंकि लॉ चेंज होता रहता है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो पिछले लॉ के बारे में आज पूछे, कभी भी ऐसा नहीं हो अच्छा। सकता। ये कॉमन सेंस की भी बात है कि एक चीज अमेंडमेंट हो रही है, 18 अमेंडमेंट आ गई हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और आपसे पूछा जाए कि जी जनाब वो कॉन्स्टिट्यूशन जब 1973 का था तो उसके अंदर तो ये भी था कि ऑर्डिनेंस जो है वो 120 दिन के बाद जितना अरसा चाहे तो रख सकता है प्रेसिडेंट, तो फिर तो सारी चीज़ें नल एंड वाइड हो जाएंगी ना। तो वो आपसे लेटेस्ट पूछेगा। लेटेस्ट जहाँ तक अमेंडमेंट है तो नैब की वेबसाइट से ही उठाया गया, वहाँ पे लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ आखिरी अमेंडमेंट जब तक हुई होती है पड़ा होता है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सर, जो आपने वो फ्रेजिंग में एक्शन का वर्ड जो यूज किया था, एक्शन का, ऑक्शन उसका ऑक्शन क्या मतलब था? हाँ, ऑक्शन का एक्शन। मतलब होता है कोर्ट ऑक्शन करती है ना। ऑक्शन होता है हम्म। सेल करना। मतलब अब आपकी प्रॉपर्टी है ना, जब फ्रीज कर ली है, मतलब आप पैसे नहीं दे हम्म। रहे, आप आ नहीं रहे, कोर्ट नहीं आ रहे, तो हम क्या करें? हम ये करेंगे, हम समझेंगे, आगे आएगा अभी एक सेक्शन आएगा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। लॉ प्रिज्यूम करता है इस बंदे ने ये काम किया, अगर वो नहीं आके बताएगा, नहीं बता सकता, साबित नहीं कर सकता कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, तो बस एकदम नैब तो फौरन फैसला करती है कि बंदा ये है और इसकी ये प्रॉपर्टी है, बेचो। अब वो बेचनी कैसे है, उसको कहते हैं ऑक्शन। कोर्ट बेचती है, उसका एक पूरा अच्छा। प्रोसीजर है। अच्छा, और सर ये सेक्शन 8 में आपने प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया था जी कि जी एक तो काम उसका ये है कि नेब को एडवाइस करना, चेयरमैन, नेब चेयरमैन जी को जी, एडवाइस चेयरमैन है करना। आपको। जी जी, लीगल मैटर्स के हाँ, अंदर। लीगल मैटर्स के अंदर। और इसका क्या काम है? असल में जब चेयरमैन नैब का नाम आ गया ना, तो जी चेयरमैन नैब का मतलब है नैब से कोई भी कोर्ट कुछ पूछती है तो इसका मतलब है वो प्रोसिक्यूटर से पूछ रही है। चेयरमैन नैब वहां पे अच्छा। कुछ भी कभी भी नहीं पेश होता है जी चेयरमैन नैब को बुलाए। चेयरमैन चेयरमैन नैब तब पेश अच्छा। होगा जब चेयरमैन नैब ने खुद कुछ किया हो। अदरवाइज जितने भी लीगल मैटर्स हैं अच्छा। नैब के अंदर कुछ भी हो रहा है जी तो वो प्रोसिक्यूटर जी जनरल जाएगा। अब वो प्रोसिक्यूटर जनरल एक बंदे का नाम नहीं है, वो एक डिपार्टमेंट का नाम है। जी। ठीक है, वो एक बंदा तो अच्छा। होगा, लेकिन उसके आगे जी जी। तकरीबन 100 से ज्यादा प्रोसिक्यूटर होते हैं। अच्छा, ठीक है, वो मुख्तलिफ तो अदालतों में वो मतलब रोजाना रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में? जी जी रोजाना पेश होते हैं, और जितने भी इल्जामात लगाए होते हैं एक्यूज के ऊपर, वो प्रोसिक्यूटर जी। वहां पे प्रोसिक्यूट कर रहा होता है कि जी इसके ऊपर ये इल्जामात हैं, ये इल्जामात हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा। हमने अपील में जाना है कि नहीं जाना है। अब जैसे नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इन्होंने इन्होंने कहा कि उसको तो लाजमी लेके आए। ठीक है, नैब कोर्ट थी ना, तो वो प्रोसिक्यूटर साहब खड़े हुए थे। प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे थे बार बार कि उस दिन उन्होंने बार बार ये बात कही कि जी हमारे लिहाज से तो आप जो है ना इनको अभी लेके आए, इनके तो आप इंटरपोल के जरिए वारंट गिरफ्तारी जारी करें। तो हमने तो नहीं भेजा, हमने तो नहीं भेजा, तो गवर्नमेंट ने भेजा। तो वो कौन होता है? प्रोसिक्यूटर जी बता रहा होता है कि भाई हमने नहीं कुछ किया, ये गवर्नमेंट ने किया है। तो गवर्नमेंट अपने जी। एडवोकेट जनरल को अगर प्रोविंस में हो तो उसे भेजा होता है,
तो अगर फेडरेशन में हो तो फेडरल टेरिटरी में तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से कोई आया होता है, तो वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 5B में जब पेंशनरी बेनिफिट्स पढ़ते हैं तो वो अगर कोई जज जो है नेब का कोर्ट का अभी जज नहीं बना, वो एज अ हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट का जज है, उसकी सैलरी फॉर सपोज 4 लाख है, जी जी तो उसके हिसाब से जो उसको पेंशन मिलती होगी वो तो मिलती होगी। अब जब वो नेब के अंदर आ जाता है, नेब उसको अपॉइंट कर लेती है, तो फॉर सपोज उसकी सैलरी बढ़ जाती है, मिसाल तौर 8-10 लाख हो जाती है, तो वैसे देखा जाए तो पेंशन जो है उसकी बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ये हमें बता रहे होते हैं कि जो पेंशन उसको पहले मिलेगी वो ही पेंशन नेब के अंदर भी मिलेगी, तो ये बात सही है या? ये देखें, ये 5A पे चले जाते हैं, यहाँ पे ये so गौर से देखें, वेयर आर सर्विंग डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रिटायर्स व्हाइल सर्विंग एज अ जज ऑफ कोर्ट, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सच पेंशन एज वुड हैव बीन एडमिसिबल to him in his service as district and session judge. Okay, had he not been appointed as a judge of a court, court mean NAB court, court mean NAB court, here court mean NAB court, his service as a judge of court, court mean NAB court, being treated as service for the purpose of calculating the pension, NAB court को for the purpose of calculating of the pension समझा जाएगा। ठीक है, क्लियर? नैब कोर्ट की जो तनख्वाह होगी उसको उसकी सर्विस का कंटिन्यूसली वो समझा जाएगा और उसको एंड पे जो नैब कोर्ट की बनती है वो दिया जाएगा। अच्छा, मतलब पेंशन वो सेम नहीं होगी, जो नेब के हिसाब से वो दी जाएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया ना मैंने आपको। जज ऑफ जी, कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट का मतलब नैब कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट ऊपर डिफाइन इस वजह से किया था ताकि ये चीजें ना हो। बस ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। हारिस भाई आपका दोबारा कोई क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? अब ये अमेंडमेंट के हवाले से ही था कि जो नए वेबसाइट पे इनका लॉ है तो उसमें लास्ट 2 अमेंडमेंट नहीं मौजूद, 2016 एंड 19 वाली। जी जी वो मैं बता दूंगा आपको, वो किस वजह से मौजूद नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं, अब्दुल सलाम साहब का हो गया। वो तो इस वजह से होता है ना कि अमेंडमेंट जिस आपने 120 डेज। जी जी, कुछ होती हैं अमेंडमेंट जो ऑफिशियल गजट में करनी होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा वो किस तरह आती है। ठीक है, कुछ एक्ट में नहीं करनी होती, जहाँ पे स्टार बने होते हैं ना, कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट हुई होती है, वो स्टार की जगह पे अमेंडमेंट होती है, वो ऑफिशियल गजट के सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी बातूर भाई आपका कोई क्वेश्चन? नहीं। हाँ साद भाई आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि वो फ्रीजिंग में रिसीवर, उस वक्त आपकी आवाज हुई कट हो गई थी तो वो नोट नहीं कर पाया था। रिसीवर से क्या मुराद? रिसीवर जो होता है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है हमारा। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा रिसीवर कौन होता है। बात हुई थी। जी जी मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिसीवर होता है, रिसीवर का मतलब होता है ये अंडर दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है। ये रिसीवर वो बंदा होता है जो आवाज कर रही है आपकी। जी जी मेरी आवाज बाकियों को आई थिंक क्लियर है, आपके कोई अभी ठीक है? हेलो, अब सही हुई है सर। जी अच्छा, वो जो रिसीवर है ना वो अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड होता है। तो रिसीवर वो बंदा होता है जो कोर्ट अपॉइंट करती है कि जब तक हम इस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं करते तब तक इनका जो बिजनेस चल रहा है, मे बी ये हम गलत हों और ये ठीक हो, तो तब तक इसका बिजनेस चलाएं। इसकी आवाज काफी कट रही है सर, कल पूछ लूंगा मैं सर, अभी बहुत चलें कल पूछ लीजिएगा, आपका कोई इशू है? जी जी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। जी जी, और सरमद अब्बास कोई आपका क्वेश्चन? ओके, सवेरा रजा कोई क्वेश्चन? तैयब भाई आपका कोई क्वेश्चन? जी बिलाल भाई एक क्वेश्चन है मेरा। जी 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 नैब ऑर्डिनेंस में मतलब लिखा हुआ है कि 37 सेक्शन है इन 1 स्केड्यूल, तो यहाँ स्केड्यूल से क्या मुराद है? क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो शायद आपने बता दिया हो। लेकिन नो अभी नहीं बताया, ये अभी सिर्फ हमने 10 सेक्शन पढ़े हैं। नीचे आखिर में एंड पे स्केड्यूल भी आएगा, स्केड्यूल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, क्यों होता है और क्या है। दूसरा
जी जी दूसरा जो एक्यूज्ड है जिसके ऊपर मतलब कोई करप्शन या उसके, तो उसके ऊपर जो फाइन होता है लाइक उसके ऊपर जो उसने जमा करवाना होता है, इधर ये फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट ट्रेजरी को जाता है, या कंसर्न अफेक्टेड डिपार्टमेंट? ये क्वेश्चन था, एमसीक्यूज था। सर तो सर यहाँ हम वो, सिर्फ इसका जवाब आएगा कंसर्न्ड अफेक्टेड इंस्टीट्यूशन। इट मे हाँ बी, ये मैंने, हाँ, इट मे बी गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, बैंक और ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो तो आपका इसका जो जवाब मतलब ये, जवाब आपका बनेगा कि इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन। अच्छा जो ठीक है, भी मतलब जो हाँ, डिपार्टमेंट अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। अंडर अंडर यहाँ द, डिपार्टमेंट से जी जी, अंडर द लॉ, डिपार्टमेंट से मतलब, अंडर द हाँ, लॉ गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट इज अ इंस्टीट्यूशन। ओके, अच्छा गवर्नमेंट इज ठीक है, मतलब हाँ ऑलवेज इंस्टीट्यूशन। ओके ओके, बस यही था मेरे, यही दो सवाल। थैंक यू। ओके, आई थिंक कंक्लूड हो गया, तो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। आई थिंक इसको क्लोज किया जाए अब, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना?